देखिए, तो आज अपन ये दोबारा फिजिक्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 17 जनवरी को जो पेपर हुआ था, इसमें वेक्टर वाला चैप्टर है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। और 18 जनवरी से अपने वापस नए बैच शुरू हो चुके हैं सेकंड ग्रेड के, तो जो भी चाहें आप एडमिशन लें। अब इसमें देखो, वेक्टर वाले चैप्टर पर एक क्वेश्चन वाइज करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ में थोड़ा बहुत आपको और ब्रीफ कर दूंगा चैप्टर वाइज, और जब पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तब डिटेल में अपन पढ़ाएंगे। पहला इसमें क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, सदिश 3ik + 4jk का क्या चक्कर पड़ रहा है, खराब हो गया। इसमें नहीं, इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या क्या सदिश में, सदिश का थोड़ा सा अपन बता दें एक बार। हमने जो भौतिक राशियाँ पढ़ी, थोड़ी बहुत सुना होगा आपने। तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। सदिश और अदिश राशि, भौतिक राशि भी कोई, मैंने कहा ना, जैसे हर बार मैं कहता हूँ भगवान ने लिख के नहीं दिया, हमने उस राशि को एक्सप्लेन करने के लिए किस चीज़ की जरूरत है। जैसे अपन मान लो किसी का वजन बताना हो, तो वजन मान लो किसी का बता दिया अपन ने, साहब 20 किलोग्राम का है, 50 किलोग्राम का है, तो साथ में ये कभी कहना पड़ा, हमने कहते हैं, या हमने कभी सुना हो कि साहब इसका 20 किलोग्राम वजन है उत्तर की ओर, ऐसा बोला। लेकिन वो 20 किलो बोलते पर समझ में आ जाएगा चीज़ क्या है। लेकिन मान लो मैं कहूँ कि मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर बोलते मैं कहूँ मेरा घर 5 किलोमीटर, अब आप जाओ मेरे घर पे, तो आप ये तो पूछो साहब किधर जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, ऊपर जाना, नीचे जाना है। इसका मतलब वो जो अपन बता रहे हैं विस्थापन 5 किलोमीटर, उसके साथ में आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, नहीं तो हमको उस चीज़ पूरी समझ में आएगी नहीं। हम टाइम बताते हैं साहब अभी 5 बज गए, तो कभी ये कहना पड़ेगा कि साहब 5 बज गए उत्तर की ओर या 5 बज गए दक्षिण की ओर, नहीं कहना पड़ा। इसका समय जो है उसके साथ में आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण चीज़ है कि आपको मान बता दिया वही सफिशिएंट है। लेकिन मैं कहूँ इस चीज़ को बल लगाओ उस पर, तो बल किधर लगाएं, इधर लगाएं, इधर लगाएं, तो आपको दिशा बतानी पड़ेगी। यानी कुछ राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए हमको उसके मान के साथ साथ दिशा बतानी पड़ती, ठीक है। तो दिशा बतानी पड़ती, इसका मतलब वो सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें दिशा बतानी नहीं पड़ती वो क्या होती है, अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इस तरह से होता है। लेकिन कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन, जैसे धारा वगैरह है, कुछ राशि ऐसी भी है, धारा में हमको एक्सप्लेन करने के लिए उसमें दिशा तो बतानी पड़ती है, लेकिन फिर भी धारा, विभवांतर, विभव और आवेश वगैरह ये सदिश राशियाँ नहीं हैं, क्योंकि सदिश होने का मतलब दिशा तो है ही है, साथ में उसके और जो सदिश के नियम हैं वो भी उनका पालन होना चाहिए। तो वो अपन जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे इसको, अभी आप इतना ध्यान रख लो। तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की दिशा के आधार पर, थोड़ा सा बता दें अपन, एक तो सदिश और दूसरा अदिश। इनमें दिशा नहीं होती है, यानी बतानी नहीं पड़ती, नहीं होने का मतलब है बतानी नहीं पड़ती, और इनमें दिशा बतानी पड़ती है। तो समय है, द्रव्यमान है, ताप है, ये सब अदिश राशियाँ हैं। हाँ, पूर्ण तो है ही। पूर्ण का मतलब हमें यहाँ पर कहने मतलब उसकी दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है, उसका आप मान बता दोगे तो ही आपको उसके बारे में सारी जानकारी पता लग जाएगी। मैंने कहा समय 5 बज गया, तो 5 बजने में मतलब समझ में आ गया ना। अब आपको उसमें कोई किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है, कोई दिशा का मन में क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि 5 किधर बजे साहब। लेकिन मैंने कहा ना कि आपको ऐसे पर कहीं बल लगाना है, तो बल लगा तो आपको पूछोगे आप कौन सी दिशा में लगाऊं बल, इस टेबल में बल लगाओ, तो आपको इधर लगाऊं कि इधर लगाऊं कि इधर लगाऊं, ऊपर लगाऊं, नीचे लगाऊं। इस पेन में बल लग रहा है, तो आप पूछोगे आप किधर बल लग रहा है ये तो बताओ। तो दिशा बतानी जरूरी है मतलब इस तरह से, तो वो है। तो इसमें दिशा की आवश्यकता होती है और इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए इनको बोल देंगे सदिश, यानी दिशा सहित, और अदिश मतलब दिशा रहित राशियाँ होती है, ठीक है। इनमें केवल परिमाण बताएंगे, इसमें दिशा के साथ ये होता है। अब सदिश जो होते हैं अपन उसको वेक्टर भी बोलते हैं, एरो से दिखाते हैं। जिस राशि के ऊपर ए वेक्टर, से मान लो कोई ए सदिश राशि है तो उसको ए वेक्टर के रूप में दिखाएंगे इस तरह से। तो इसमें छोटी छोटी बातें हैं, किसी सदिश को अपन दिखाएंगे तो एक तो अपन इस सदिश को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। मान लो ये सदिश यहाँ से है, इसको उठाकर इतनी, ये जो लाइन होती है एक्चुअली ये इसके परिमाण को बताती है, परिमाण मतलब इसका मान, और ये तीर का निशान इसकी दिशा को दिखाता है। तो अगर आप इस राशि को यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर लें तो इतने ही परिमाण की इसी दिशा में अगर आप लिखें तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक दो बातें हैं जो अपन आगे और क्वेश्चन के साथ वो चीज़ आ जाएगी। अब इसमें हमको 2-3 बातें मेन आती है। एक तो होता है सदिश का परिमाण निकालना, किसी दो सदिश राशियाँ हैं उन दोनों का रिजल्टेंट क्या निकालो। अदिश राशियों को तो अपन सिंपल सी जोड़ बाकी जो प्लस माइनस करते हैं, बीजगणित योग वैसा ही करते हैं, लेकिन सदिश राशियों का जोड़ करना, गुणा करना,
अपने आप अलग तरीका उसका। तो वो पूरे सदिश के नियम है, डेप्थ में चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लो। तो सदिश राशियाँ, इसको अपन थोड़ा सा ले लें, यहीं कर देते हैं इसको ना, तो सदिश मान लीजिए ए वेक्टर और ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो सदिश हैं। तो इनका आपको योग करना है या दो सदिश राशियों की योग का परिणामी निकालना है, रिजल्टेंट इस तरह से। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये सदिशों का योग है, तो योग करेंगे और उसका रिजल्टेंट निकालेंगे परिणामी। तो उसको यूँ बाहर से ये मोड लगा देते हैं, इसका मतलब इसका परिमाण कितना हो गया। तो उस केस में एक सूत्र को डायरेक्ट ध्यान रखना है, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये सूत्र अपन डायरेक्ट ध्यान रख लेंगे। अगर दो राशियों का योग कर रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका जोड़ना है, मतलब जैसे मान लीजिए एक वस्तु पे दो बल लग गए, एक बल इधर लग रहा है F1 और एक बल इधर लग रहा है F2। चूँकि F सदिश राशि है इसलिए ऊपर वेक्टर लगा देंगे इस तरह से, और उनके बीच में कुछ कोण दे रखा है। तो इस वस्तु पे कुल बल कितना लगेगा? तो कुल बल का मतलब ऐसे नहीं कि आप सीधे से मान लो ये 5 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन है, तो आप कहते हैं साहब 5 और 4 9 न्यूटन हो गया, ऐसा नहीं कह सकते डायरेक्ट। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इन दोनों बलों के मध्य कोण कितना है, फिर उसका परिणामी निकालना पड़ेगा। तो वो परिणामी इस वाले सूत्र से आएगा। अगर दो राशियाँ ऐसी लिखी हुई है, दोनों का अंतर निकालना हो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसका जो परिणामी आएगा आर बराबर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आ जाएगा इस तरह से। एक तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। और कोई एक परिणामी सदिश वो एक्स अक्ष से या वाई अक्ष से कितना कोण बनाता है, तो उसके लिए अपन कोण निकालेंगे। परिणामी सदिश जैसे आर है, तो सदिश राशियों का परिणामी भी मान लीजिए सदिश राशि आएगा, तो वो सदिश फिर किधर आएगा? इन दोनों बलों का परिणामी निकालोगे, वो इन दोनों के बीच में आएगा। और बीच में यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा या कहाँ पर, तो वो देखना पड़ता है कि परिणामी सदिश यानी रिजल्टेंट सदिश है वो इस एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगा या इस वाई अक्ष से कितना कोण बनाएगा। तो एक्स अक्ष से बनने वाला कोण tan थीटा, अगर वो थीटा कोण है तो tan इनवर्स इक्वल टू जो वाई एक्स वाली राशि है जे कैप वाली राशि बटा आई कैप वाली राशि का अनुपात निकालेंगे अपन सिंपल से। यानी क्योंकि tan थीटा का मतलब होता है आधार बटा, सॉरी एक लाल बटा कक्का होता है ना, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो जैसे ये थीटा है, उसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, ये लंब होने का मतलब ये वाली भुजा है और ये वाई एक्स वाली भुजा है। तो वाई एक्स वाली राशि को अपन जे कैप से दिखाते हैं, और आधार ये नीचे वाली हो गई, तो इसको एक्स वाली राशि को सदिश राशि को आई कैप वाली राशि हो गई। मतलब इस तरह मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये तो हो गया कि सिंपल सा क्वेश्चन आता जाता है कि दो परिणामी, दो सदिश है उनका परिणामी निकालना है। दोनों यानी जैसे दो बल लग रहे हैं, तो दोनों बलों का मतलब अब इनका रिजल्टेंट बल कितना लगेगा। एक चीज़ को दो आदमी खींच रहे हैं, एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो उस वस्तु पर कुल बल कितना लग रहा है, और कुल बल जो लग रहा है वो किधर लग रहा है, इस तरह से। तो वो अपन इस परिणामी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो इनका योग है, इसको सदिशों का योग और योग का परिणामी, ये सदिशों का अंतर और उसका परिणामी। तो एक तो छोटी सी बातें ध्यान रखनी। दूसरा एक आता हमारे पास, क्या चेक करें, सरकता नहीं, एक अपने सदिशों का गुणा करना होता है। तो गुणा दो होता है इनका, सदिश राशियों का अदिश गुणा, और एक होता है सदिश राशियों का सदिश गुणनफल। ये सब सदिश राशियों के नियम हैं। यानी सदिश राशियों का दो राशियाँ हैं, अगर वो गुणा करने से अदिश राशि आ रही है तो मतलब अदिश गुणनफल होगा उनका, और दो राशियों में गुणा करने से भी सदिश राशि आ रही तो उनका सदिश गुणनफल है। तो इनके अपने रूल है, इनके अपने रिजल्ट हैं। तो अदिश गुणनफल कैसे करेंगे, यानी उसको लिखते हैं ऐसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश राशियाँ, इनका अगर अदिश गुणा करना है तो उसको डॉट से दिखाते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। और इसका जो रिजल्ट आंसर आएगा वो आएगा ए बी कॉस थीटा। यानी आपको यहाँ पर ए का परिमाण लिखना है, बी का परिमाण लिखना है, और दोनों के बीच जो कोण है उसके कोज्या यानी कॉस थीटा से गुणा करना है। और ये अदिश गुणा करने से जो राशि आएगी ये अपने आप में कैसी राशि आएगी, अदिश राशि आएगी। अभी क्वेश्चन आएंगे जब आपको एकदम समझ में आ जाएगा क्या मामला है।
और चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पूरा सीक्वेंस में एक एक चीज़ लिखा के तब थोड़ा और ध्यान रखना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, यानी जिसे अपन सिंपल गुणा करते हैं, जो 3 और 2 को गुणा किया तो 6 आ गया। तो ऐसे यहाँ पर है कि सदिश राशियाँ हैं तो उनका गुणा करते समय उनके बीच के कोण का भी ध्यान रखना पड़ता है। सिंपल अपन बीजगणित गुणा करेंगे कि आप 2 संख्या गुणा कर दो तो वहाँ कोई कोण की टेंशन नहीं है, लेकिन सदिश राशियाँ हैं तो उनका जब गुणा करेंगे तो हमें उनके बीच के कोण को भी साथ में कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन वो गुणा 2 प्रकार का होता है, सदिश राशियों का सदिश गुणनफल और सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ अदिश गुणनफल अपन बात करें तो उसको एक तो इस तरह से लिखते हैं और लिखने वाला अब इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा कि ए और बी दोनों का परिमाण को सिंपल से मैंने कहा 3 गुणा 2 करो तो सिंपल 3 गुणा 2 होगा, लेकिन आगे उनके बीच के कोण का कोज्य भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और इससे जो राशि प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, अदिश राशि होती है। लेकिन अगर सदिश गुणा की बात करें अपन, इसको ले लें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको इस तरह से लिखते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी क्रॉस लगा दिया, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे और सदिश गुणनफल भी बोलेंगे। तो इसका रिजल्ट आएगा ए बी साइन थीटा एन कैप, यानी 2 सदिश राशियों का सदिश गुणनफल। तो उसका रिजल्ट आता है ए बी साइन थीटा, दोनों का परिमाण जो है उसका मान जो है उनको गुणा करो सिंपल, और साथ में उनके बीच के कोण जो है उसके ज्या से भी गुणा आपको करना पड़ेगा। लेकिन आगे एन कैप लिखने का मतलब सदिश गुणनफल से राशि प्राप्त होगी ये सदिश राशि है, तो सदिश राशि की फिर आपको दिशा और बतानी पड़ेगी साथ में। 2 का गुणा करने से एक सदिश राशि प्राप्त हुई तो सदिश राशि परिमाण आएगा और साथ में उसकी दिशा भी आएगी, इस तरह से। तो ये 2 बात आपको ध्यान रख लेंगे। और ये गुणा जैसे मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर जो सदिश हैं या 2 दिशाएं हैं तो उसके वजह आप तुरंत कोण पता लगा लेंगे। लेकिन कई बार कोई सदिश राशि के 3 घटक भी हो सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, तो उनका गुणापन करना बकायदा सीखेंगे भी, क्वेश्चन आएंगे उसके साथ साथ क्वेश्चन का तो ही बता देंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखें। हाँ हाँ, डॉट प्रोडक्ट बोल रहे हैं इसको डॉट प्रोडक्ट और ये क्रॉस प्रोडक्ट, इस तरह से। तो ये सिंपल है, आगे भी एक एक करके क्वेश्चन अपन करेंगे तो बता। ठीक, हाँ 32 कहाँ गया ये? इसको अब ये देखो तो अब देखो, तो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सदिश 3i k प्लस 4k कैप का y अक्ष पर प्रक्षेप क्या होगा। तो 3i k प्लस 4k यानी एक सदिश है, उसके अपन घटक करें तो उसको बोलते हैं सदिशों का वियोजन, और 2 घटकों को जोड़ दें तो क्या कहलाएगा, सदिशों का संयोजन। जिसे अपन थोड़ा सा ले लें, मैं अपन एक उदाहरण लें। मान लीजिए ये कोई राशि है जिसकी दिशा ये है, तो ये उसका परिमाण है और उसकी दिशा इधर है। अब दिशा होने का मतलब अपन दिशा को थोड़ा, अब इसको आसान करने के लिए इसके 2 टुकड़े कर सकते हैं सदिश के, कि ये अभी कौन सी दिशा है। ठीक है, जैसे अपन उत्तर बोलते हैं, पूर्व बोल दिया, पश्चिम दक्षिण बोल दिया, लेकिन उत्तर और पूर्व के बीच की तो दिशा हो सकती है कि उत्तर से थोड़ा सा इधर या पूर्व से थोड़ा सा इधर की ओर, ऐसे भी तो कह सकते हैं। पश्चिम उत्तर है और पश्चिम है, उसके बीच की तो दिशा हो सकती है। ये थोड़ा सा जरूरी नहीं ठीक बीच में भी हो, उत्तर से थोड़ा सा इधर हो, पश्चिम में थोड़ा सा इधर की ओर, 10 डिग्री कोण 20 डिग्री कोण पे हो सकती है। तो ऐसे एक तो सटीक दिशा हो गई कि भाई उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, इस तरह से। तो ऐसे अपन सदिशों को यहाँ पर अगर अक्ष देखें भौतिक विज्ञान में तो 3 अक्ष हैं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तो हो सकता है कोई सदिश बिल्कुल एक्स अक्ष की दिशा में हो, कोई सदिश हो सकता है कि बिल्कुल वाई अक्ष की दिशा में हो, कोई हो सकता है कि जेड अक्ष की दिशा में हो, लेकिन कोई सदिश हो सकता है एक्स और वाई के बीच में भी हो, या वाई और जेड के बीच में हो, या एक्स और जेड के बीच में, या तीनों के बीच में, तो कहीं भी हो सकता है। तो उसको थोड़ा सिंपल करने के लिए अपन जैसे कोई काम बड़ा काम है तो उसको अगर टुकड़े कर लें तो काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आपको किताब 10 पार्ट पढ़ना है तब 10 पार्ट एक साथ नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप रोज़ का टारगेट बनाओगे, रोज़ मुझे 1 पार्ट पढ़ना है तो टुकड़े कर लिए एक पार्ट के, तो रोज़ करते करते थोड़ा सा याद हो जाएगा। तो ऐसे ही सदिश को समझने के लिए उसके क्या कर लेते हैं, वियोजन कर लेते हैं। अब वियोजन करने का सिंपल तरीका होता है कि मान लीजिए ये ए वेक्टर है, इस सदिश का परिमाण जो भी परिमाण है और इसकी दिशा होगी साथ में, उसको ए वेक्टर से दिखा रहे हैं। अब ये एक्स अक्ष से थीटा कोण बना रहा है, तो इसको यहाँ से लंब डालते हैं अपन। अब इस ए के इधर कोण थीटा था, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो घटक होगा
इस घटक को बोलेंगे ए कोस थीटा। और ये घटक कौन सी दिशा में आ गया इसका? एक्स अक्ष में। कौन सी दिशा में आ रहा है? एक्स अक्ष में। तो इसलिए इसको यहाँ पर लगा देंगे आई कैप, यानी ये जो परिमाण है इतना परिमाण है और इसकी दिशा एक्स अक्ष में। और इस सदिश का इधर वाला जो घटक होगा तो वो यहाँ तक होगा। ये करने वाला वो घटक कहाँ तक है? यहाँ तक, यानी उसका परिमाण इतना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक परिमाण है। इस सदिश का परिणामी सदिश है, उसका परिमाण यहाँ से यहाँ तक है और दिशा ये है। लेकिन इसका इधर वाला जो हिस्सा है घटक का है उसका परिमाण यहाँ से यहाँ तक ही है, जिसका मान ए कोस थीटा है और दिशा उसकी एक्स अक्ष में हो गई। इधर वाले घटक का परिमाण इतना ही है यहाँ से यहाँ तक, तो उसको बोलेंगे, उस परिमाण को बोलेंगे ए साइन थीटा और उसकी दिशा कौन सी हो गई? जे कैप। इस तरह से। हाँ नहीं, इसमें सिंपल सा जिधर आपको कोण मालूम है उधर कोस थीटा लगा दो। इसमें आपको जैसे मान लो ये कर दिया अपन ने, ये वेक्टर है, अगर आपको इधर का थीटा पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहाँ डालो और इसको ए कोस थीटा लिख दो। हाँ कोस मान। अब आपको साहब इधर का कोण पता है, इसका कोण पता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोण इधर के लिए लिख रहे हो ना आप। अगर मतलब आप इधर घटक करना ही मान लो तो इस वाले कोण के साथ कोस थीटा लगा दो। इधर का घटक करना है तो अब जैसे मान लो ये 30 डिग्री कोण है तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हो गया तो इसको ए कोस 60 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए कोस 60। और 30 डिग्री पता है इधर तो ए कोस 30 डिग्री लिखेंगे। वो तो फिर आपको साहब तो साइन तो लिखने की जरूरत ही नहीं। हाँ नहीं जरूरत है हमको, वो तो क्या इधर कोण पता है इसलिए। अगर मान लो मैं 60 के हिसाब से लिखता, जैसे मैंने कहा इस थीटा, ये थीटा माना मैंने, तो ये तो 90 माइनस थीटा है। तो अगर मैं यहाँ क्या लिखता? ए कोस 90 माइनस थीटा, तो उसी को क्या कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं? साइन थीटा। तो अगर मैं इस 60 को यूज करूंगा जब, तो इधर घटक तो इधर का कर रहा हूँ, लेकिन कोण इधर का कौन सा यूज कर रहा हूँ? ये वाला। तो आप क्या लिखेंगे? ए साइन 60। समझ आई बात? जिधर घटक कर रहे हैं उधर का कोण मालूम है तो आप कोस ही लगाएंगे, और घटक इधर का कर रहे हैं, कोण उधर का साइड का पता है तो फिर क्या लगा देंगे? साइन थीटा। इस तरह से एक लाइन सिंपल इसका न्यूमेरिकल करने के लिए एक लाइन रख लो कि जिधर कोण मालूम है उधर अपन कोस थीटा वाला घटक करते हैं। ठीक है ना? तो एक तरह से अपने एक सदिश राशि के दो फाड़ कर लिए यूँ। ये दोनों घटक एक दूसरे का हमेशा लंबवत हैं, कोस थीटा वाला घटक और साइन थीटा वाला घटक हमेशा लंबवत हैं। इन्हीं को वापस अपन परिणामी निकाल के इसको निकाल सकते हैं। जो अपन सूत्र लिखा था ना, ए स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट। तो इसका जो परिमाण आया ये वाला और इसका जो परिमाण आया ये वाला, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के और प्लस 2ab उनके बीच का कोण लिख करके अंडर करेंगे तो उसका परिणाम आ जाएगा। और वैसे लेकिन सिंपल इसका ये आ जाएगा कि अगर मान लो ये तो ये घटक और ये घटक तो लंबवत हो गया ना, तो सिंपल सा ए स्क्वायर, मतलब ये वाला घटक को मान लो अपन ए एक्स कह देते हैं और इस वाले घटक को क्या बोलते हैं? ए वाई। तो चूंकि ये लंबवत है घटक, ये वाला घटक, ये वाला घटक कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री पर। तो सिंपल सा परिणाम ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। वो प्लस 2ab कोस थीटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच कोण कितना है? 90 डिग्री। तो कोस 90 का मान कितना आ जाएगा? 0। इसलिए वो वाला हिस्सा उड़ गया। समझ लो क्या करना होता रहा हूँ? रिजल्टेंट जो लिखा था ना अपन ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये परिणामी का जो घटक होता है, मतलब सूत्र होता है, इसमें ये थीटा ए और बी के बीच का परिणामी वो होता है, कोण होता है। ये कोण किसके बीच का? ए और बी का। यहाँ ए मतलब हमारे पास कौन सा हो गया? ए एक्स, ये वाला घटक। बी का मतलब कौन सा हो गया? ये वाला घटक। तो जब इनका परिणामी लिखूंगा तो ये वाला ए स्क्वायर, यानी मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर, बी की जगह ए वाई वाला घटक इसका स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2ab कोस थीटा। तो ए और बी के मध्य यानी ए एक्स और ए वाई के मध्य कोण तो कितना, इनके मध्य कोण कितना? पूरा 90 डिग्री। तो कोस 90 क्या, कोस की जगह क्या लिखूंगा? कोस 90। और कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो ये तो पूरा प्रोग्राम 0 हो जाएगा ना। तो केवल क्या बच गया? इतना सा हिस्सा ही बच गया ये। तो वो तो एक और बड़ा सूत्र है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और उसका अंडर रूट। ये तो है कि आप दो सदिश हैं, कितने भी डिग्री कोण पे हो आप परिणामी निकाल सकते हो। लेकिन फिर उसमें शर्तें जोड़ दी कि अगर मान लो कोण 90 डिग्री हो तो आपको ये वाला पोर्शन लगाने की जरूरत नहीं, केवल इतना से काम चल जाएगा। जो कहा होता है ना, जहाँ काम आवे सुई का करे तलवारी, तो जो चीज़ सुई से अगर छेद हो सकता है तो तलवार लाने की जरूरत नहीं। तो आपको पता अगर इतने सूत्र से काम हो जाएगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हमें पता है इसको लिख भी लेंगे तो यहाँ कोस 90 लिखेंगे तो वो 0 हो जाएगा इस तरह से। तो अब अपन को इस समझे कि इस क्वेश्चन अपन करें तो इसका मतलब क्या है? ये कोई सदिश है तो इसको आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो, आर वेक्टर बराबर कोई सदिश है आर वेक्टर मान लिया, उसका मान 3ik प्लस 4j कैप है। तो जैसे मैंने यहाँ लिख रखा ए कोस थीटा आई कैप, तो आई कैप लिखने वाला एक कौन सा घटक है? एक्स एक्स वाला घटक है।
और इधर लिखा हुआ जे कैप का मतलब कौन सा हो गया, जे कैप का घटक। तो ऐसे इस सदिश के भी दो हिस्से करे हुए हैं। यहाँ जो सदिश था ये परिणामी ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो इस सेम फ्रेमिंग है ये। आर वेक्टर किसकी जगह आ गया, ए वेक्टर की जगह। ये आई कैप वाला घटक के आगे 3 इसका परिमाण है, तो इसका मतलब आई कैप वाला ये जो चीज़ लिखी थी ना इधर वाला घटक, ये वो 3 है, और इधर वाला जे वाला घटक ये 4 है। तो अब इसको ये समझ लो कि आई कैप लिखने वाला ये एक्स एक्स वाला घटक है, ये एक्स अक्ष का घटक, और जे कैप लिखने वाला कौन सा घटक है, वाई अक्ष वाला घटक हो गया, वाला घटक। इस तरह से। तो क्वेश्चन क्या पूछा हमारा, वाई अक्ष पर प्रक्षेप, प्रक्षेप का मतलब वही घटक ही है कि आपका साहब ये था इधर 3 आई कैप, यानी ये घटक कौन सा हो गया 3 यहाँ तक, यानी ये को सदिश है, उसका यहाँ प्रक्षेप डालेंगे तो एक्स एक्स वाला प्रक्षेप कितने लंबाई का होगा, उसका परिमाण क्या होगा 3, और जो वाई इधर प्रक्षेप डालेंगे अपन, तो ये जो वाई एक्स वाला घटक है इसको अपन लंबाई या दूरी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि सदिश राशि तो कोई सी भी हो सकती है, वो वेग भी हो सकता है, कोई बल भी हो सकता है, तो उसका घटक ही बोलेंगे। तो यहाँ इधर वाला जो प्रक्षेप है या ये वाला घटक कितना होगा, इसका परिमाण 4 होगा इस तरह से। तो वाई अक्ष पर प्रक्षेप यानी इसका वाई अक्ष वाला घटक, वाई अक्ष वाला घटक कौन सा होता है, जो जे कैप वाला होता है। सॉरी इसमें एक मिनट, हाँ इसमें ये आई के प्लस के कैप दे रखा है 4 के कैप, तो इसका मतलब वाई एक्स वाला है ही नहीं ना इसमें। आई कैप वाला होता है एक्स एक्स वाला होता है, के कैप जेड एक्स वाला होता है, और जे कैप वाला वाई एक्स वाला होता है। तो इसमें वाई एक्स वाला घटक है ही नहीं, तो उसका परिमाण कितना है 0 इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर के कैप था तो जे कैप वाला घटक है ही नहीं, तो कितना माना जाएगा 0, 0 माना जाएगा इस तरह से। हाँ के कैप पूछता 4 आता है, जिस भी कैप के साथ लिखा है आई कैप का मतलब वो एक्स एक्स का घटक है, वाई कैप जे कैप वाले का मतलब वो वाई एक्स का घटक है, और के कैप का मतलब वो जेड एक्स वाला घटक है उसका। 4 ही लिखते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो मैंने कहा ना, ये इसका मतलब यूँ है कि ये आई कैप और के कैप है, इसका मतलब ये रिजल्टेंट जो है वो किसके मध्य है, एक्स एक्स और जेड एक्स के बीच में, इस तरह से है, इस तल में है, खड़े तल में ये। अब खड़े तल में होने का मतलब क्या हो गया कि इसका जब हम वाई एक्स पर घटक करेंगे यूँ, तो हो जाएगा ए कोस 90 डिग्री, और कोस 90 का मान क्या होता है 0, तो मतलब जेड एक्स जे क्या बोलते हैं वाई एक्स वाला घटक क्या होगा 0 हो गया। किसी भी एक पर्टिकुलर अक्ष का जो है ना, जैसे मान लो कोई चीज़ एक्स एक्स में है तो उसका वाई एक्स में घटक जो होगा, तो जैसे मान लो इसका मान ए है तो वाई एक्स में ये एक्स एक्स में हो गया, तो एक्स एक्स वाले का बिल्कुल ही वाई एक्स में ले गया आप घटक, तो ए कोस 90 डिग्री, तो वह वाई एक्स में क्या हो जाएगा 0, क्यों वो तो इधर बिल्कुल ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल ही क्या है एक्स एक्स में है, तो उसका इधर तो बिल्कुल घटक 0 हो जाएगा। वो तो बीच में होता है ना, तब थोड़ा हिस्सा इधर आता है, थोड़ा हिस्सा इधर जाता है, तब दोनों फिर जोड़ के रिजल्ट आ जाएगा, यानी इधर भी कुछ घटक होगा इधर भी कुछ घटक होगा। लेकिन जो क्लियरली एक्स एक्स में है तो उसका वाई एक्स में घटक क्या हो जाएगा 0, और उसको अगर लिखना चाहें भाई कि लिखूँ कैसे साहब, कैसे पता लगा, तो सूत्र मैंने क्या फंडा बताया कि किसी भी घटक का अपन किसी भी सदिश का दूसरी तरफ घटक करेंगे तो जितना कोण पता है उसको कोस में ले लो, तो ये ए वेक्टर मान लो और 90 डिग्री कोण है वाई एक्स के लिए, तो इसका इधर वाई एक्स में घटक क्या हो जाएगा ए कोस 90, और कोस 90 का मान 0 होता है, तो यानी वाई एक्स में घटक 0 होगा। ऐसे एक्स एक्स वाले का अगर जेड एक्स में घटक लोगे इधर तो ये भी कितना आएगा 0 है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री जा रहा है। ऐसे एक्स एक्स इसका वाई एक्स वाले का आई में भी घटक 0 होगा, वाई एक्स वाले का जेड में घटक 0 होगा, इस तरह से। तो ये जो है कहने का मतलब इसमें आई कैप और 4 के कैप, तो आई कैप ये हो गया और के कैप ये हो गया, यानी ये तल हो गया एक्स एक्स और जेड एक्स के बीच का। तो इस घटक इस तल में है जो भी सदिश है, जैसे इस तरह से हो गया वो तिरछा, इस मेरी हाथ में ये पेन जिस तरह से है वो। अब इसका मैं वाई एक्स में घटक करूँ तो वाई एक्स में घटक करूँ तो कितना डिग्री लाना पड़ेगा, पूरा 90 डिग्री लाना पड़ेगा, एक्स और जेड के बीच में ना ये, तो उसको पूरा 90 डिग्री आएगा तब आई वे आएगा, और 90 डिग्री आने वाला कोस 90 का मान 0 हो गया, तो वाई एक्स पर घटक इसका 0 हो जाएगा। और इतना नहीं करो तो सिंपल सा लिखा है इसमें वाई एक्स वाला घटक है ही नहीं, तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये अपन कर लेंगे, क्या फर्क पड़ जाता है इस बड़ा है ना, कैसा काला कैसा आ गया।
यहाँ पर बीच में गड़बड़ा रहा। अब देखो इसमें एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में किसी कण की स्थिति बता रही है 3 2 5, ये कॉमा है, तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा 3 2 5। इस तरह से अगर कोई लिख के देते कि किसी कण की स्थिति 3 2 5, इसका मतलब होता है कण जो है ये अपने पास निर्देशांक होते हैं एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स, तो इसे मूल बिंदु से स्थिति दिखाई जाती है कण की। अब ये कह रहा है 3 पहला, तो पहला जो मान होता है वो एक्स एक्स की बताता है, दूसरा मान वाई एक्स की स्थिति को दिखाता है, तीसरा मान जेड एक्स की स्थिति दिखाता है। तो 3 2 5 इसका मतलब कण जो है मूल बिंदु से 3, अगर मान लो मीटर मान लें दूरियों को, तो मूल बिंदु 3 मीटर तो एक्स एक्स में है, और फिर 2, इसका मतलब 2 मीटर यहाँ से वाई एक्स में है, और 5 यानी यहाँ से 5 मीटर वो जेड एक्स में, तो उस कण की स्थिति ऐसी होगी। अगर ये 3 लिखा होता तो एग्जैक्टली इस अंगुली के ऊपर होता, वो एक्स एक्स में होता, ठीक है ना। यहाँ 0 लिखा होता, उधर भी 0 लिखा होता, बीच में केवल 2 लिखा होता तो केवल सीधा वाई एक्स में होता। लेकिन तीनों लिखे हुए हैं तो न तो ठीक एक्स एक्स में, न ठीक वाई एक्स में, न ठीक जेड एक्स में है, वो इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं है। अब कहाँ है तो उसको देखें तो वो एक्स एक्स में 3 मीटर चलो, फिर वाई एक्स में 2 मीटर चलो, और जेड एक्स में 5 मीटर चलो, तो यहाँ पाया जाएगा कण वो, ये इसकी स्थिति है। तो सिंपल सा आपको पता लग गया कि एक्स एक्स का घटक है, वाई का घटक है, जेड एक्स का घटक है, तो उसका स्थिति सदिश के रूप में लिख रहे हैं, यानी इस कण की स्थिति को यूँ लिख रहे हैं। इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका हो गया, ये आर वेक्टर लिख रहे हैं तो इसको बोलेंगे इसका स्थिति सदिश। तो उसको सिंपल सा 3 वाला कौन सा है, आई कैप, एक्स एक्स वाला है ना, तो एक्स एक्स वाले परिमाण को आई कैप से दिखाते हैं। फिर 2 है तो 2 जे कैप वाला और 5 के कैप वाला, तो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस पाई कैप, ये वाला आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसमें कोई सिंपल सी बात है, इसको अपन को एक क्वेश्चन देने के पीछे तात्पर्य इसका मतलब हमको समझ में आ जाए कि अगर ऐसा लिखा होता मान लो 0 0 1, इसका मतलब वो एक्स एक्स में कहीं नहीं है, वाई एक्स में कहीं नहीं है, सिर्फ जेड एक्स में मूल बिंदु से 1 मीटर दूरी पर है। अगर ऐसा लिखा होता 5 0 0, इसका मतलब वो केवल एक्स सीध, बिल्कुल एक्स एक्स सीध में है यहाँ पर 5 मीटर दूरी पर, इस तरह से। अगर ऐसा लिखा होता 0 5 0, तो पूरे सीधे वाई एक्स पे 5 मीटर दूरी पर होता। अगर 2 होते हैं यहाँ 5 5 लिख दें मान लो, और फिर 0 लिख दिया, तो एक्स एक्स से पहले 5 चलो, फिर वाई एक्स में 5 चलो, यहाँ आ जाएगा, यानी एक्स वाई तल के बीच में, ठीक है इस तरह से। तो ये जो भी दिखाएगा और देख लो, तो अगर ऐसा लिखा होता 0 5 5, यानी एक्स एक्स में तो कहीं भी आपको चलने की जरूरत नहीं है, सीधे कहाँ चलो वाई एक्स में, वाई एक्स में 5 चलो, और फिर जेड में 5, यानी वाई एक्स में 5 चलने के बाद जेड में 5, जेड की तरह ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर चलो, तो यहाँ से यहाँ चले 5, और फिर यहाँ से 5 चले यहाँ आएगा, यानी वाई जेड तल में, इस तल में वो यहाँ पर है, इस तरह से। तो ये निर्देशांक होते हैं, सब पता लग जाएगा। उसके जैसे अपन लोकेशन बताते हैं ना, वो तो अक्षांश देशांतर बताते हैं कि साहब यहाँ से इधर चलोगे फिर इधर चलोगे तब आएगा, तो ऐसे वो चीज़, इससे अपन उस कण को पकड़ सकते हैं कि ये इसकी लोकेशन है एक तरह से, ठीक है। और उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन आता है, भिन्न भिन्न परिमाणों के न्यूनतम कितने समतलीय सदिशों का योग 0 हो सकता है। कम से कम परिमाण अगर भिन्न भिन्न है, परिमाण यानी 2 अलग अलग मान के सदिश हैं, 2 या 2 से अधिक, तो कम से कम कितने सदिश लें कि उनका परिणाम ही 0 हो जाए। जैसे मान लो कोई वस्तु है, इस वस्तु पर बल लगा रहे हैं अपन, तो 1 से अधिक बल लगा रहे हैं। अगर मान लो मैंने इधर 10 न्यूटन बल लगाया और इधर भी 10 न्यूटन बल लगाया, अब हम तो मान लो सदिश सदिश कुछ नहीं जानते, लेकिन सिंपल ये तो अपन जानते हैं कि एक आदमी जितने बल से कोई चीज़ को खींच रहा है, एक आदमी जितने बल से जितने जोर से इधर खींच रहा है, दूसरा आदमी उतने बल से उधर खींच रहा है, तो आदमी कहाँ जाएगा, वो वस्तु कहाँ जाएगी, बीच में कहीं जाएगी नहीं ना। इस पेन को जितने जोर से मैं इधर खींच रहा हूँ उतने जोर से इधर खींचूँ, जैसे खींच रहा हूँ तो कहीं नहीं जा रही ना, तो इसका मतलब कहीं नहीं जा रही, इसका मतलब एक तरह से मान सकते हैं उसको कोई बल नहीं लग रहा, और कोई बल नहीं लगने वाला उसका परिणाम ही क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये सदिश में देखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर तो इसको अब ये यानी ये 2 बल हैं, इन्हीं का परिणामी 0 आ गया। कब, जब वो दोनों एक तो 180 डिग्री कोण पर हैं और दोनों का परिमाण क्या है, समान है। तो समान परिमाण में तो 2 अगर राशियां हैं, 2 सदिश राशियां हैं, तो भी उनका परिणामी 0 हो सकता है, बशर्ते वो 180 डिग्री कोण पे लग रही हो। लेकिन हमारे पास राशियां जो है वो समान परिमाण की नहीं है, और फिर भी उनका परिणामी 0 लाना है, तो कम से कम कितनी राशियां चाहिए इस तरह से। तो उसके लिए अपने को न्यूनतम कितने समतलीय सदिशों का योग 0 होगा, तो उसके लिए अपने को लाना चाहिए 3 सदिश होने चाहिए, और 3 सदिश 120 डिग्री कोण पे होने चाहिए। तो एक राशि है, एक कोई वस्तु है, उस पर एक सदिश बल इधर लगाया, मान लो एक बल इधर लगाया और एक बल इधर लगाया, इस तरह से। तो ऐसा हो सकता है कि इनके मध्य जो कोण है इस तरह का, इन दोनों का परिणामी जो भी आएगा वो एक तो इनके बीच में आएगा,
अब ये जो आया बीच में और वो ये दोनों कितने हैं, विपरीत दिशा में हो गए। अगर इनका परिणामी दोनों का इन दोनों का रिजल्टेंट ये और इसका परिमाण समान है और ये 180 पे और आ गए तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समतलीय सदिश का मतलब एक ही तल में लग रहे हैं, एक ये ऊपर की ओर इधर या अंदर की ओर, ऐसा नहीं है। जैसे बोर्ड पे ही है तीनों बल, ये बोर्ड का जो तल है प्लेन है उसी पे 3 बल लग रहे हैं, ठीक है ना। तो उस केस में अपन 3 हैं तो परिणाम इनका 0 करा जा सकता है, क्योंकि 3 में से कोई 2, ये 2 हैं तो इनका परिणाम इधर आएगा, इन दोनों का परिणाम ही इधर आएगा। तो इन 3 में से कोई 2 का परिणाम इनके बीच में आएगा और वो बीच में जो आएगा वो उस वाले सदिश के बिल्कुल विपरीत आ गया और बाई द वे इसका और इसका मान समान हो गया, तो नेट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो एक तो उनका मान उस हिसाब से रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि इनका दोनों एक बिल्कुल ठीक इनके विपरीत आने चाहिए एक दूसरे के, तो क्या हो जाएगा, परिणामी 0 हो जाएगा। तो कम से कम 3 सदिश इसके लिए अपन को लेने पड़ेंगे, लेकिन परिमाण समान है तो 2 से ही काम चल जाएगा और उनको 180 डिग्री पर लगाना पड़ेगा। इस तरह से परिणामी अपन और निकालेंगे, आगे देखो एक बार। किसमें, उसमें 3 अलग अलग मान क्या ना, तो अलग अलग मान कम से कम आपको 3 लेने पड़ेंगे तब आएगा। हाँ, अगर वो समान परिमाण वाले ले ले तो फिर कम से कम 2 से ही काम चल जाएगा। अकेला तो उसकी तो अपनी कोई दिशा होगी, और 2 लेते ही अगर वो विपरीत दिशा में लग गए तो परिणाम ही 0 हो गया। हर कंडीशन में 0 नहीं होगा, 2 हैं लेकिन वो 180 डिग्री पर हैं तब 0 आएगा, और 3 हैं अलग अलग परिमाण के हैं तो 3 लेने पर फिर वो 0 हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब एक सदिश दे रखा है ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण कितना होगा। एक्स अक्ष के साथ कोण बनाया, यानी अपने पास एक निर्देशांक बना लेते हैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यहाँ जो सदिश लिखा हुआ है उसके ऊपर वेक्टर भी होना चाहिए। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप दिया हुआ है। आई कैप देने का मतलब यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, इसका परिमाण 1 है और दिशा एक्स अक्ष में। इस घटक का परिमाण 1 है और दिशा वाई अक्ष में है, यानी हमारे पास जो सदिश है वो किसके अक्ष, आई कैप का मतलब एक्स अक्ष, जे का मतलब वाई अक्ष, यानी जो ये सदिश है परिणामी ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में है कहीं ना कहीं। तो ये ए वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो एक्स अक्ष वाला घटक है उसका परिमाण कितना है, केवल 1, यानी इसका अपन यहाँ प्रक्षेप डाले हैं तो ये जो इतना सा हिस्सा है इसका परिमाण क्या हो गया, 1 हो गया। और जिसका वाई अक्ष वाला घटक है उसका भी परिमाण कितना है, 1, यानी यहाँ से वाई अक्ष पर प्रक्षेप डालें तो ये जो हिस्सा है इसका परिमाण कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये पूछा कि साहब ये एक्स अक्ष के ये जो सदिश है ये एक्स अक्ष के साथ में कोण, इसने यहाँ कोण कितना बनाएगा। तो कोण याद करना है तो कोण के लिए अपन tan थीटा लिखते हैं, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब लंब यानी थीटा की सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये भुजा कितनी है, 1 बटा आधार, ये नीचे वाली भुजा फिर क्या हो गई, आधार, तो ये भी कितना, 1, तो 1 बटा 1 क्या हो गया, 1। तो tan थीटा का मान 1 कब आता है, जब थीटा बराबर कितना हो, 45 डिग्री। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और वैसे सिंपल ध्यान रख लो, अगर दोनों घटकों का परिमाण समान है, 1-1 है ये, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट है परिणामी सदिश है वो दोनों घटकों के ठीक बीच में होगा। अगर यहाँ 3i कैप 4 कैप लिखा होता, ये मान अलग अलग होते तब भी वो होता तो एक्स और वाई के बीच में, लेकिन वो किसी एक की तरफ ज़्यादा दबाव होता है, दूसरी तरफ से दूर होता है, मतलब फिक्स बीच में नहीं होता। लेकिन ये परिमाण अगर दोनों बराबर हैं, 1-1 है, 2-2 है, 3-3 जो भी है, तो परिणामी सदिश इन दोनों घटकों के ठीक बीच में, मतलब कि 45 डिग्री कोण पे, इधर से 45 पे होगा, इधर से भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं इस तरह से, ठीक है। अगला देखो, अब है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग मतलब जैसे कोई वस्तु वर्ताकार गति कर रही है तो उसका जो रेखीय संवेग और जो घूर्णन अक्ष है उसका गुणनफल कोणीय संवेग होता है। तो उसकी दिशा जो होती है वो घूमने वाले पथ के अक्ष की दिशा में होती है। जैसे मान लो कोई वस्तु यूँ घूम रही है, तो यूँ घूम रही है तो दाएं हाथ की अंगुलियों को अपन उसकी घूमने की दिशा में मोड़ेंगे अपन, तो दाएं हाथ का जो अंगूठा होगा वो कोणीय संवेग की दिशा को दर्शाता है। तो इस तरह की जो सदिश राशियाँ होती है उसको वो कहलाती है अक्षीय सदिश। अक्ष का मतलब इनकी दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसे नहीं बताते, या आई कैप जे कैप इस तरह से नहीं बता करके उस घूमने वाले अक्ष की दिशा में बताते हैं। चीज़ यूँ घूम रही है
तो उंगलियों को यूँ घुमाएंगे, अगर ऐसे घूम रही है तो उंगलियों को यूँ घुमाएंगे तो नीचे को जाएगी। यानी घूर्णन जो पथ है उनका वर्ताकार पथ, उसके अक्ष की दिशा में ही उसकी दिशा होती है। कुछ इस तरह राशियाँ जैसे कोणीय राशियाँ, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, इस तरह का सबका वो होता है। कोणीय त्वरण, इन सब की दिशा किसी न किसी उस घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है। तो सिंपल सा थोड़ा ध्यान रखना है, ये अदिश राशि नहीं है, कैसा सदिश है, सदिश है लेकिन अक्षय सदिश बोलेंगे इसको। तो कई बार छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। अगला, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है जिसकी दिशा हो? तो देखो दाब की प्रेशर की कोई दिशा नहीं होती है, ये आपको याद रखने वाली बात है। आपको प्रेशर के लिए कोई दिशा बताने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे पृष्ठ तनाव, इसकी भी कोई दिशा नहीं होती है, और जड़त्व आघूर्ण, इसकी भी दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पर इसमें कोई सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, इसलिए आंसर देंगे इनमें से कोई। ऐसे क्वेश्चन हमारा कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए आता है। हम जब उपरोक्त सभी लगाते हैं तो फिर भी थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, लगा देते हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं, इसको टिक करने में थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है कि यार ऐसे कैसे होता है कि अपन गलती तो नहीं कर रहे। तो थोड़ा फिर क्या, जब इस हिम्मत नहीं होती तो अपन इनमें कोई ना कोई कुतर्क निकालते हैं कि नहीं यार जड़ता गुण सर ने कहा था वो ऐसा कुछ होता है। तो ये सोच के ना कहीं कहीं फिर लास्ट में टिक लगाते हैं। पृष्ठ तनाव, अरे वैसा वो बल है, एकांक लगाने में बल, और बल है तो उसमें दिशा तो होगी, ऐसे कर के कुछ ना कुछ उसमें कीड़ा लगा करके, अपना मास्टरी लगा करके उसको गलत कराते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी हिम्मत रखनी है। इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन है। पृष्ठ तनाव, दाब, जड़त्वागुण, तीनों ही अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इनमें आ गया निम्न अदिश राशि कौन सी है। इसमें 3 क्वेश्चन लगातार इस तरह के दिए, सदिश, अदिश, अक्षय सदिश जो भी है। तो अदिश का मतलब विस्थापन, इसकी दिशा बतानी पड़ती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी पड़ती है, त्वरण की भी दिशा बतानी पड़ती है। कार्य, इस कार्य कोई दिशा नहीं होती है। हम जैसे मान लो काम करें साहब, आज तो मैंने दिन भर काम किया, फिर ये थोड़ी बता रहा दिन भर काम किया उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में काम करने गए होंगे। जैसे आप मान लो मजदूरी करने गया तो वो तो उसकी विस्थापन की दिशा है, उसके काम की दिशा नहीं। हम पढ़ रहे हैं वही काम है, तो इस पढ़ने वाले काम की कोई दिशा थोड़ी है। तो इसलिए कार्य क्या कहलाएगा? अदिश राशि। ऊर्जा हमारी ताकत है, उसकी कोई दिशा नहीं होती है, तो वो भी क्या है? अदिश राशि होती है। लेकिन विस्थापन, वेग, त्वरण और विद्युत क्षेत्र सबकी दिशा होती है। ये अपन जो भी और पढ़ेंगे चैप्टर्स तब हर राशि के साथ बताएंगे। जो भी नई राशि आएगी वो सदिश है कि अदिश राशि। अब देखो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका 2 तरीके से सोल्व करने के। इसमें ए वेक्टर 3ik + 4jk + 5kk है, और ये भी 3ik + 4jk + 5kk है। इसके बीच का कोण क्या होगा? 2 राशियों के बीच का कोण पूछा है। तो अब चूंकि इसमें एक राशि के 3 घटक है, यानी जो सदिश है वो एक्चुअली अपन इसको देखें तो ये x हो गया, ये y हो गया, और ये z है। अब z को मैं यहाँ होना तो चाहिए यूँ हवा में लंबवत, इधर हवा में बना नहीं सकता, तो उसको अपन तिरछा बनाते हैं यूँ। लेकिन इस तरह की जो राशि है जिसमें तीनों घटक है, मतलब वो चीज़ x में 3 मीटर दूरी पर है, y में 4 मीटर दूरी पर है, और z में ये 5 मीटर दूरी, यानी इधर की हवा में है वो चीज़। तो हवा वाली चीज़ की मैं लोकेशन को यहाँ छाप तो सकता नहीं हूँ, ठीक है। 3D वाला मामला आ गया इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा समझने वाली बात है। बाकी अगर सिंपल सा अपन 2 ही घटक हों तो आराम से वो 2 घटक वाला कोई ना कोई तल में आएगा, तो तल को तो बोर्ड में बना सकते हैं, क्योंकि बोर्ड भी समतल है और 2 घटकों के बीच का भी कोई तल ही होता है, तो उसको तो बोर्ड में समझाया जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा अपन को वैसे ही फील करने की जरूरत है। तो और फील करते फिर इसका अपन कोण निकालना भी पड़ेगा, तरीका इसका ये। तो कोण निकालने का अपना एक तरीका है। फिलहाल आप देखो कि इसमें वैसे देखें तो 3ik यहाँ भी क्या है 3ik, 4jk 4jk, 5kk 5kk। इसमें 2 सदिश हैं, कोई दोनों की लोकेशन क्या बता रखी है? सेम है, यानी दोनों की लोकेशन सेम है। तो दोनों का मूल बिंदु से सीधा अगर देखेंगे ना, यहाँ से मूल बिंदु सीधा, तो दोनों के लिए सेम ही लाइन आएगी। तो दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा? दोनों एक दिशा में हो गया, मतलब कोई कण है x में यहाँ आ गए, y में यहाँ गए और z में यहाँ आए, तो एक कण यहाँ पर है, तो मूल बिंदु सीधा यहाँ गए। अब दूसरे कण के लिए यही घटक है, तो उसके लिए मूल बिंदु सीधा यही जाना पड़ेगा। तो जो सीधा स्थिति सदिश है दोनों का, वो बिल्कुल क्या होगा? एक ही होगा, एक तरह से एक ही दिशा में होगा। तो दोनों के बीच में कोण कितना आया? 0 आया। तो वैसे तो इनके जो मान एक गुणांक हैं, इनको देख के आराम से आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कोण कितना है? 0 डिग्री। अदरवाइज तरीका ये होता है कोण निकालेंगे, 2 राशियाँ अगर उनमें कोण निकालना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट का मतलब हो गया जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण देखना है तो इनका वो करो डॉट प्रोडक्ट। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? AB cos थीटा। अब हमको कोण देखने का मतलब होता है थीटा देखना अपने को, तो cos थीटा को अलग कर लें। cos थीटा बराबर क्या हो गया? ये वाली चीज़ को नीचे ले लेंगे, इसके cos थीटा को अकेला करना है तो AB को नीचे ले जाएंगे, तो ये जगह A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन क्या हो गया? AB। अब यहाँ तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट परिणाम में लिख देंगे, और नीचे दोनों का जो परिमाण है पहले परिमाण निकालें और उनका गुणा करें, फिर सोल्व करने के बाद आएगा तो वो भी आंसर आपके 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपन ऐसा क्वेश्चन और करा देंगे, थोड़ा सा अपन आगे लेते हैं इसको। ये कोण निकालने का एक तरीका होता है। और अब एक क्वेश्चन आया सिंपल था, 2 बल सदिशों को
दो बल सदिश मतलब दो सदिश बल सदिश राशि होती है, तो लिख रहा है बल सदिश। इनके परिमाण क्रम से 5 न्यूटन और 12 न्यूटन है, यानी दो बल लग रहे हैं किसी वस्तु पे, एक 5 न्यूटन लग रहा है, एक 12 न्यूटन लग रहा है। अभी किस कोण पर जोड़ा जाए इनको कि परिणामी सदिश क्रम से 17 न्यूटन, 7 न्यूटन और 13 न्यूटन हो, यानी दो बल लगा करके उनके रिजल्ट अलग अलग प्राप्त किए जा सकते हैं। दो आदमी खींच रहे हैं कोई चीज़ को, एक आदमी 5 न्यूटन बल लगा रहा है और दूसरा आदमी 12 न्यूटन लग रहा है, तो कुल कितना न्यूटन बल लगेगा? तो इन दोनों का 5 और 12 का कुल बोलते हैं अपन बचपन में सब जो बीजगणित योग कर रहा है ना वो जोड़ते हैं साहब, 5 और 12 17 होते हैं, लेकिन 17 अदिश राशियों का योग होगा। अगर कोई अदिश राशियों को जोड़ें तो 5 और 12 को 17 कह सकते हो, या सिंपल कोई दो राशियाँ संख्याएं जोड़ने में तो 5 और 12 17 कह सकते हैं। लेकिन बल चूंकि सदिश राशि है तो 5 और 12 हर बार 17 नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि 5 और 12 के बीच में कोण क्या है। किसी वस्तु को आदमी खींच रहे हैं तो खींच रहे हैं, अगर मान लो दोनों आदमी दोनों विपरीत दिशा में खींच रहे हैं तो एक दूसरे के बल को कम करेंगे मतलब, और दोनों समान दिशा में खींच रहे हैं तो एक दूसरे बल को बढ़ाएंगे, और दोनों थोड़े से समान भी नहीं है विपरीत भी नहीं है बीच में है तो भी थोड़ा सा उनका बीच का एग्जैक्ट सिंपल बीजगणित योग जितना नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा, ठीक है ना। तो वो कितना हो सकता है, तो यहाँ थोड़ा सा सिंपल सा देख लो। 17 का मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे जोड़ दिया इनको। अब सीधे सीधा कब जुड़ता है, जब दो बल बिल्कुल समान दिशा में हो। F1 बल है ये वस्तु है और दूसरा बल है F2, दोनों अगर समान दिशा में होगा तो सिंपल सा जोड़ने से आंसर आ जाता है। सिंपल बीजगणित योग कर लो तो इसका मतलब समान दिशा का मतलब कोण कितना हो गया 0 डिग्री। अब 0 वाला ये ऑप्शन है 3, इस तरह से। फिर 7 न्यूटन है, 7 न्यूटन आप थोड़ा समझ लो 5 और 12 तो ये इनका डिफरेंस है 7। तो अब डिफरेंस क्या आता है, जब दो राशियाँ विपरीत हो तो उनका परिणामी उनके डिफरेंस के बराबर आएगा, इस तरह से। तो विपरीत लग रहा है, अच्छा ये आ कैसे रहा है, तो सिंपल क्यों जोड़ा, परिणामी का वही है सूत्र एफ रिजल्टेंट अगर अपन निकालेंगे परिणामी को यूँ लिख देते हैं, या फिर सिंपल सा एफ आर यानी रिजल्टेंट फोर्स। तो सूत्र वही है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, इस तरह से। अब थीटा का मान अगर 0 डिग्री है तो कोस का मान 1 हो जाएगा, और ये सब सोल्व करने के बाद F1 प्लस F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 का रूट। तो इसका जो आंसर आएगा वो दोनों के सिंपल जोड़ के बराबर आएगा, इस तरह से। और दोनों विपरीत है तो थीटा यहाँ पर क्या लिख देंगे 90 डिग्री, तो वो सॉरी 180 डिग्री। कोस 180 का मान -1 होता है, -1 होता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस का रिजल्ट जो आता है वो F1 माइनस F2 के बराबर ही आता है। यानी इस सूत्र का जो हल आएगा ना, अगर यहाँ कोस 0 डिग्री है तो फिर इसका हल सिंपल F1 प्लस F2 जितना आएगा, दोनों का योग जितना आएगा। और अगर ये कोस 180 डिग्री है तो इसका रिजल्ट जो है वो दोनों के अंतर के बराबर ही आएगा, सिंपल सा। ये सूत्र थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन मैंने कहा ना कि जहाँ काम आवे सुई का करे तलवारी, तो जहाँ अगर सुई से काम चल रहा है वहाँ तलवार लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सीधा जोड़ने से आंसर आ रहा है, सिंपल घटाने से आंसर आ रहा है, तो इतना बड़ा सूत्र यूज करने की जरूरत नहीं है। ये तो ब्रह्मास्त्र है, इससे तो आंसर आना ही आना है। आप 0 डिग्री रख लो, 180 लगो, 120 लगो, 60 लगो, 30 लगो, जो भी है उससे तो आंसर आएगा। उसके अलावा कोण का मान लिखना है। इसका आसान हल क्या है सर, ध्यान रख लें, अगर 0 डिग्री कोण है तो इसका सॉल्यूशन सिंपल F1 प्लस F2 के बराबर आएगा। F1 प्लस F2 कब आएगा, जब थीटा कितना हो 0 डिग्री। और इन दोनों के बीच कोण 180 है तो इस सूत्र का ही हल जो होगा वो इन दोनों के अंतर के बराबर ही आएगा। तो इनका अंतर 7, इन दोनों का अंतर ही है। इसका मतलब अब इसका मतलब कोण कितना इस समय, ये 7 न्यूटन है, 180 डिग्री है। तो 0 के बाद कौन सा 180 है, ये वाला आ रहा है। और जो 13 न्यूटन है ये थोड़ा ध्यान रखना है, ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो। 5 और 12 से 13 कब आ सकता है, जब वो दोनों के मध्य 90 डिग्री कोण। 90 डिग्री कोण है तो कोस 90 लिखेंगे, कोस 90 का मान तो कितना हो जाएगा 0, तो ये तो पोर्शन 0। तो फिर रिजल्ट क्या बचा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का रूट, ये परिणाम बचा। तो अब F1 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। इसका रूट करेंगे तो 25 और 144 कितना हो गया 169। 169 का रूट कितना होता है 13 होता है। इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, अब एक क्वेश्चन है 104i माइनस 3j और ये 6i प्लस 8j, दो अलग अलग सदिश हैं। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का परिमाण और उसकी दिशा क्या होगी, दोनों को जोड़ना है, मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर को। तो a वेक्टर हो गया हमारे पास 4i माइनस 3j और b वेक्टर हो गया 6i प्लस a। अब इनको जोड़ना है तो सदिश रूप में जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। i वाले घटक को जोड़ लो, j वाले को जोड़ लो, k वाले जोड़ लो। सिंपल अपन बीजगणित योग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सदिश राशियों का योग जब कर रहे हो अपन और तो सदिश रूप में ही दिखा रहे हो
परिमाण नहीं लिख रहे इसका, सदिश रूप लिख रहे हो। आई वाले घटक जुड़ जाते हैं, जे वाले जुड़ जाते हैं, के वाले जुड़ जाते हैं, प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है। तो ये तो आई कैप और 4 आई कैप और 6 आई कैप, तो दोनों मिले कितना जाएगा 10 आई कैप, और ये -3 जे कैप और प्लस 8 के कैप, तो ये प्लस का 5 जे कैप होगा। ये इनका योग आ गया, लेकिन अभी सदिश रूप में है। अब सदिश रूप वाली राशि का परिणाम निकालना हो, हमें इसका निकालना परिमाण, सॉरी, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका परिमाण। तो परिमाण निकालने वाले सिंपल सा करना है, एक्स एक्स वाले घटक का स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाले घटक का स्क्वायर, ऐसे जेड वाला तो जेड वाले घटक का भी स्क्वायर, और सबको जोड़ करके अंडर कर देते हैं। तो 10 इसका 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25 रूट 125 आ गया। 125 के रूट को कैसे लिख सकते हैं? अब ये अपन को ऑप्शन देखने पड़ेंगे। 125 का रूट सिंपल तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर तो 5 है, सोचो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, ये 10 है, इसका स्क्वायर क्या होता है 100, तो हमारा 100 भी नहीं है। 25 का स्क्वायर 625 होता है, वो भी नहीं है, तो फिर बचा ऑप्शन कौन सा? ये। तो मालूम हो 125 का रूट करना नहीं भी आ रहा, तो एक बार के लिए अपन ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ क्वेश्चन के साथ साथ आप ऑप्शन को जरूर पढ़ें। हम मान लो क्वेश्चन पढ़ा और उसको सोल्व करने पीछे पढ़ रहे हैं, हमने ऑप्शन में ध्यान नहीं दिया, 125 का अंडर रूट निकालने बैठ रहे हैं, 2 मिनट खराब कर दिया, अंडर रूट भी सही नहीं आया। तो हम पहले अगर एक ऑप्शन देख लेते तो वैसे समझ में आता कि भाई 125 का अंडर रूट 5 कैसे आ सकता है? 5 तो अंडर रूट किसका होता है 25 का, 10 भी नहीं आ सकता क्योंकि 10 अंडर रूट किसका होता है 100 का, 25 भी नहीं आ सकता क्योंकि वो अंडर रूट किसका होता है 625 का। तो बचा ऑप्शन कौन सा? 5√5। 4 तो ऑप्शन है, उनमें तो टिक करना है। हमारा स्ट्रेटजी तो एग्जाम की यही तो होती है। तो इसलिए आपको आता तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ऑप्शन से भी मदद मिलती है। अब लेकिन मान लो ऐसा सब आया कैसे, वो तो आप बताओ। तो ठीक है, इसको 125 को ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, 25 × 5 लिख सकते हैं इसको, 25 × 125 होते हैं। अब इसमें 25 का जो अंडर रूट है वो तो ईजी हो जाएगा, कितना 5, और इस 5 का इसने अंडर रूट किया नहीं, इसको ओनली √5 लिख दिया, तो 5√5 लिख दिया इस तरह से, ठीक है। और अब इसका जो वो पूछा है कोण, इसकी दिशा होने का मतलब इसका आपको एक्स एक्स से कोण पूछ रहा है, तो इसको अपन लिखेंगे। ये हमारे पास परिमाणी सदिश आ गया, परिणामी सदिश 10 आई के प्लस 5 जे कैप आ गया। इसको अगर अपन इसके निर्देशांक देखें तो ये एक तरह से यूँ आ रहा है, आई कैप और जे कैप, यानी आई कैप का मतलब हो गया एक्स एक्स, जे कैप का मतलब वाई एक्स, इनके बीच में है ये जो रिजल्टेंट आया इन दोनों का योग, जो रिजल्ट परिणामी सदिश आ रहा है वो ये है। तो इसमें 2 ही घटक दिख रहे हैं, आई कैप और जे कैप, यानी वो एक्स एक्स और वाई कैप के बीच में ही है। तो अब ये इसकी दिशा क्या है? तो दिशा का मतलब मान लीजिए एक्स एक्स से कौन बताना है एक तरह से थीटा, तो इसका यहाँ से लंब डाल लें, प्रक्षेप डाल लें, तो अब इस थीटा के लिए अपन tan थीटा निकालते हैं। कौन निकालने वाला मतलब दिशा निकालने वाला tan थीटा निकालना, तो वही लंब बटा आधार। लंब थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है, लंब का मतलब हो गया वाई एक्स वाला प्रक्षेप, वाई एक्स वाले का मतलब जे कैप वाला, जे कैप वाला कितना है 5, तो यहाँ तो लिख देंगे 5, और आधार का मतलब एक्स एक्स वाला घटक, एक्स वाला घटक का मतलब आई कैप वाला, वो कितना है 10, तो 5/10 तो हो गया, कितना हो गया 1/2 हो गया, तो 1/2 ये भी आ रहा है। tan थीटा बराबर 1/2 है, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1/2 लिख देंगे। tan थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 1/2, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये 2 बल हैं जिन्हें प्रत्येक का परिमाण कितना है F, इनका परिणाम भी F ही आए। देखो 2 ही बल हैं, दोनों का परिमाण भी समान है। अगर इनका परिणामी 0 लाना है तब तो कोण कितना आएगा 180 आएगा, लेकिन इनका परिणामी हमको 0 नहीं लाना, इनका परिणामी भी F ही लाना है। 2 बल भी लगा रहे हैं, बल भी कितने लगा रहे हैं 2 लगा रहे हैं, F के ही, और रिजल्ट भी 1 जितना आ रहा है। 2 लगा के भी रिजल्ट 1 जितना आ रहा है, 2 बल लगा रहे हैं और रिजल्ट उनका 1 जितना ही आ रहा है, तो कोण कितना रखना पड़ेगा ये है। तो इसके लिए आपको जैसे मान लो वस्तु है, इस पर 2 बल लगा रहे हैं, सिंपल सा मान के चलो एक ही दिशा में लगते हैं ना अगर दोनों बल, तो F2 एक ही दिशा में लगते हैं, यानी कोण अगर 0 डिग्री होता, थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, तब तो F + F बराबर कितना हो जाता 2F। अगर कोण थीटा बराबर 180 डिग्री होता तो F - F हो जाता, कितना हो जाता 0, यानी इधर अपन कोण बढ़ा रहे हैं ना, तो रिजल्ट 2F से 0 की ओर जा रहा है। तो आप ये भी समझ लो कि इनके बीच में हमें तो 2F भी नहीं लाना, 0 भी नहीं लाना, F और F मिलकर के F ही आना चाहिए। तो कोण 0 और 180 के बीच का कोई ना कोई आएगा, एक तो ये आइडिया हो गया। तो इसमें अपन को जैसे हालांकि सारे कोण 180 के और 0 के बीच के ही है, तो इसमें तुक्का लगाने की स्थिति तो नहीं है,
तो फिर आपको इसको एक तो याद कर लो कि ये कोण 120 डिग्री आता है, और नहीं तो फिर हमारे पास ये सूत्र है ही परिणामी का, एफ रिजल्टेंट बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। इस तरह से इस FR ये रिजल्ट भी कितना है F, और ये दोनों भी कितने हैं FF, तो F स्क्वायर प्लस 2FF ये भी क्या हो जाएगा F स्क्वायर, और ये cos थीटा का अंडर रूट। ठीक है, कोण निकालना अगर अपने को तो इस तरह से उल्टा सोल्व कर सकते हैं। फिर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर हो गया, और फिर इसको आप सोल्व करेंगे, और इसको भी अपन मैं इधर करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर लेते हैं इसको थोड़ा सा, चढ़ क्यों नहीं रहा। ये है एफ इज टू, ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इतना हिस्सा को जोड़ लो, ये हो गया 2F स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो गया 2F स्क्वायर cos थीटा, और इसका अंडर रूट। इस तरह से ये अंडर रूट हटाने के लिए अपन इसको क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, तो ये एफ स्क्वायर हो गया, ये 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा। क्या करेंगे अपन, हमें तो थीटा निकालना है, तो इसमें से इधर कर लेते हैं इसको, 2F स्क्वायर उधर ले लें, तो F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया 2F स्क्वायर cos थीटा। F स्क्वायर में 2F स्क्वायर गया तो क्या बच गया माइनस F स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर cos थीटा। F स्क्वायर से कट गया तो ये माइनस आ गया 1, और ये 2 का नीचे भाग लग गया बराबर cos थीटा। तो थीटा का मान कितना रखेंगे, उसका मान -1/2 आ जाए, तो ये जो थीटा होता है वो 120 डिग्री रखना पड़ेगा। कोस 120 का मान कितना आता है -1/2। तो इतना ये तो है 11वीं 12वीं के तरीके। हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें डायरेक्ट भी याद रखनी है कि समान परिमाण की 2 राशियां हैं, और अगर वो 120 डिग्री पर लग गई तो उनका परिणामी भी उनमें से किसी एक के बराबर ही आएगा, न घटेगा न बढ़ेगा। समान परिमाण के दोनों हैं और दोनों समान दिशा में आ गई तो दोनों सिंपल जुड़ जाएंगी, A + F 2F हो जाएगा। समान परिमाण के बिल्कुल विपरीत आ गए तो नेट 0 जा कट जाएगा, और समान परिमाण के हैं लेकिन 120 डिग्री पर हैं तो वो फिर उनका रिजल्ट भी किसी एक के जितना ही आएगा। इस तरह से आएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2 सदिशों के परिणामी के अधिकतम होने के लिए उनके मध्य कितना डिग्री कोण होना चाहिए। कोई भी 2 सदिश हों, कितने ही मान के हों, उनका रिजल्टेंट अधिकतम तभी आएगा जब दोनों एक ही दिशा में काम करें, यानी कोण कितना हो 0, क्योंकि cos 0 का मान अधिकतम होता है 1। हम जो रिजल्टेंट लिखते हैं वो भी F1 F मान लो, चाहे कोई भी 2 अलग अलग राशियाँ हैं, F ही मान लो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो इसका मान अधिकतम कब आएगा, जब इस cos थीटा का मान भी क्या आ रहा हो अधिकतम। भैया वेरिएबल क्या चीज़ है, थीटा ही तो है, राशियाँ तो वही ले रहे हैं अपन, उन्हीं राशियों को अलग अलग कोण पे लगा के देख रहे हैं, तो कोण यहाँ पर परिवर्तनशील है, तो कोण का मान अगर 0 होगा तो cos 0 का मान अधिकतम होता है, 1 होता है, वो अधिकतम मान है उसका। तो इसका मतलब 0 डिग्री होने का मतलब वो दोनों समान दिशा में लग रहे हैं। तो 2 सदिश राशियाँ जब समान दिशा में होती है तो उनका परिणामी क्या आता है, अधिकतम आता है। तो कोण कितना होना चाहिए, 0 डिग्री है। थोड़े से और अच्छे बड़े लेवल के क्वेश्चन तो अपन तब करा सकते, पूरा पार्ट ढंग से पढ़ रखा हो, ठीक है, तब अपन और अच्छे क्वेश्चन करा सकते। अभी थोड़ा सा बेसिक अपन कर लेंगे, इतना तो आए कम से कम अपना फाउंडेशन 11वीं 12वीं का लेवल दो, फिर अपन और कंपटीशन लेवल का इसको और पढ़ लेंगे। हालांकि बार बहुत आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं, क्वेश्चन सारे कठिन आते हैं, और कठिन से तो बहुत सारे कोई कठिन आए, एक आध कोई नहीं भी आया तो उसको छोड़ दो तो इतना नुकसान नहीं होता। आसान क्वेश्चन हमारे सारे होने चाहिए सब, हाँ, तो हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब ये देखो, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, A वेक्टर माइनस B वेक्टर है, इनका परिणामी किसी एक के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो A और B के मध्य कोण कितना होना चाहिए, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कोण 60 डिग्री आएगा। A और B का परिमाण बराबर है और इनका अंतर भी उतना ही है, तो कोण 60 डिग्री।
तो 120 आता है, ये ध्यान। अब वो भी उसी सूत्र से अपन कर सकते हैं। ए जितना अपन सूत्र रिजल्टेंट जो लिखते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है, इसका अंडूट करना है। तो ए और बी दोनों बराबर दिखा के, तो जहाँ बी लिख रहे हो वहाँ भी क्या लिख लो, ए लिख लो। तो ए स्क्वायर प्लस 2, ये भी ए और ये भी क्या हो गया ए और cos थीटा, और उनका परिणामी a माइनस बी के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो a माइनस बी का परिणामी इस तरह से, सॉरी रिजल्टेंट ये a माइनस आएगा, यहाँ पर a माइनस मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, इस तरह से। तो वो जो कोण आएगा वो कितना आएगा, तब 60 डिग्री करना पड़ेगा। तो योग का अगर परिणाम उतना ही आ रहा है किसी एक के बराबर, तो 120 डिग्री कोण है, और अंतर का वो ये परिमाण एक के बराबर आ रहा है, तो कोण 60 डिग्री होगा, इस तरह से। एक ही और देखना है, दो सदिश हैं 6i कैप प्लस 7j कैप, और ये हो गया कि योग से प्राप्त सदिश का परिमाण। योग से इन दो राशियां पहले से ही, इसको मान लो अपन a मान लेते हैं, a वेक्टर, वो 6i कैप प्लस 7j कैप है, और उसको b वेक्टर मान लेते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप। इनका भी पहले योग करें, तो इनका योग करेंगे तो सिंपल सा मैंने क्या कहा था अभी, आई को जोड़ लो, जे को जोड़ लो, तो 6 और 3 9i कैप हो गया, प्लस 7 और 4 11j कैप हो गया। और इनका भी फिर परिमाण, यानी ये इनका रिजल्ट आ गया, इसको अपन रिजल्टेंट लिख देते हैं आर वेक्टर। इधर वेक्टर लगा रखा है, इधर कैप लगा रखे हैं, मतलब दोनों तरफ क्या है, सदिश रूप में दिखा रखा है। तो अभी सदिश रूप में दिखा, अब इसका परिमाण निकालना है, यानी आर वेक्टर का परिमाण। तो एक्स एक्स वाले घटक का स्क्वायर कर लें और वाई एक्स वाले घटक का स्क्वायर कर लें और अनडूट कर लें। पूरा सूत्र तो वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन चूंकि आई कैप और जे कैप वाले दो ही घटक हैं, तो इन दोनों के बीच कोण तो 90 डिग्री होता है, तो cos 90 वाला घटक 0 कट जाता है और सिंपल सा केवल ये वाला हिस्सा बचता है। तो इसका अनडूट करेंगे अपन, तो 9 का अनडूट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 81, और 11 11 121, ये जुड़े कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 10 202, तो अंडर रूट 202 हो गया। और देखिए एक कण का विस्थापन 12 मीटर पूर्व की ओर चल रहा है, 5 मीटर उत्तर की ओर, 6 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। तो इन विस्थापनों का योग कितना है, तो यहां पर देखो, इसको आप, ये पूर्व में चल रहा है, तो पूर्व में चलने वाले को आप क्या मान लेंगे, आई कैप एक्स एक्स वाला। फिर पूर्व में चला उत्तर इधर की ओर हो जाएगी, जैसे अपन नक्शा बनाते हैं ना, तो जहां भी नॉर्थ बनाओगे उसके राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है, इस तरह से। नॉर्थ के विपरीत हो गया साउथ, और इसके विपरीत हो गया वेस्ट। अब ये कह रहा है 12 मीटर पूर्व की ओर, तो ये पूर्व इधर है, तो यानी 12 मीटर पूर्व चलते हैं अपन, ये 12 मीटर चल गए यहाँ से तक, आई के एक दिशा में चल गया मतलब। फिर 5 मीटर उत्तर की ओर, तो उत्तर इधर है, तो 5 मीटर इधर चल गए वाई की दिशा में, ये कैप। और 6 मीटर ऊर्ध्वाधर, 6 मीटर ऊर्ध्वाधर का मतलब जेड एक्स इधर की ओर चला है, इधर। तो वो जेड एक्स को अपन यहाँ दिखाते हैं, हवा में तो दिखा नहीं सकते, तो 6 के कैप हो गया। तो इन विस्थापनों का योग, यानी इसका जो विस्थापन है, अब इस कण की अपन स्थिति के रूप में लिखें, इसका स्थिति सदिश बनाएं, तो ये 12 मीटर तो आ गया आई एक्स एक्स में आई कैप, ये 5 मीटर आ गया जे कैप, 5 जे कैप प्लस ये 6 के कैप हो गया। ये इसका स्थिति सदिश हो गया, इसकी लोकेशन हो गई। लोकेशन ट्रैक कर ली, लेकिन हमको इसका क्या निकालना है, इन विस्थापनों का योग निकालना है। तो सिंपल सा आई कैप जे कैप के कैप का जो योग होता है, इन सब का स्क्वायर करके जोड़ के अनडूट कर दो, ठीक है ना, क्योंकि तीनों लंबवत हैं, तो आपको उस कोण की चिंता नहीं करने की जरूरत है। तो ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का, यानी इसका परिमाण निकाल रहे हैं, आर वेक्टर का परिमाण का मतलब जोड़ रहे हैं, हाँ सी स्क्वायर का अनडूट हो जाएगा इस तरह से। तो ये 5 के का जरूरत नहीं, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अनडूट, ये 144 प्लस 5 का 25 प्लस 6 का 36, इनको जोड़ के रूट करोगे तो ये शायद 14.31 के आसपास आएगा। वो घर पे आप कर लेना तसल्ली से। ये जस्ट टेस्ट सीरीज है कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगी कि अपन, और नहीं तो चैप्टर में और डेप्थ में पढ़ाएंगे, सीक्वेंस सब चीज़ थ्योरी पढ़ाएंगे पहले, साथ में एग्जाम्पल लेंगे, फिर क्वेश्चन करोगे तो एकदम वो चैप्टर मजबूत हो जाएगा। दो सदिश है ए और बी के मध्य कोण थीटा, तो उनका योग का सूत्र, तो सिंपल सा योग का सूत्र अपन को पता है, इतने बार पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। योग का परिमाण ये है, अगर इनको घटाने होते तो ये हो जाता, साइन वाला नहीं आएगा, इस साइन वाला भी योग, ये ध्यान रखना। ये तो योग का सूत्र हो गया, और ये इनके अंतर का सूत्र हो गया। एक वस्तु 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलती है पूर्व की ओर,
और फिर चलती है उत्तर की ओर, वही पूर्व, इधर पूर्व हो गई और इधर उत्तर हो गई। तो आपको यूँ चल कर यूँ जाने की जरूरत नहीं है, आप सबको मूल बिंदु से स्टार्ट करके बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सदिश में शिफ्ट कर सकता है। जो चीज़ यहाँ है उसको यहाँ लिख सकते हो, जो यहाँ उसको उठा करके यहाँ, उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, दिशा नहीं बदलनी, बाकी उसको आप कहीं भी यहाँ से उठा करके यहाँ लिख लो, यहाँ से उठा करके यहाँ लिख लो, ऐसे जैसे। तो जो पूर्व की ओर चल रही है ये 20 किलोमीटर पर आवर है और उत्तर की ओर चल रही है 15 किलोमीटर पर आवर है। यानी जो वेग है, इस वेग को अपन दो प्रकार से लिखते हैं, Vx प्लस Vy, यानी एक्स एक्स में घटक और वाई एक्स में घटक, इनका योग होगा इनका परिणामी। तो एक्स एक्स वाला घटक कितना हो गया 20 आई कैप, प्लस वाई एक्स वाला घटक कितना है 15 जे कैप। ये तो सदिश रूप में होगा, हमें बताना इसका परिमाणी, तो परिणामी बताने का मतलब वी वेक्टर का परिणामी। तो वही एक्स एक्स वाला घटक और वाई एक्स वाले घटक को स्क्वायर करके जोड़ के रूट कर लो इस तरह से। हाँ, कोस तेरा तो 90 जीरो हो जाएगा, कोस 90 होगा, 90 होगा जीरो होता है। तो 20 का स्क्वायर 400 और 50 का स्क्वायर 20 है ना, 20 सॉरी 50 नहीं 15 225 हो गया। तो दोनों का मिला कितना हो 625 का रूट होता है 25, इस तरह से। 12 न्यूटन और 18 न्यूटन परिमाण के दो बल हैं, एक वस्तु पर कार्य रहता है, वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान 0 डिग्री पे आएगा और 0 पे सिंपल से क्या हो जाता है ये, तो सीधे जुड़ जाएंगे ये। तो जुड़ने वाला 12 और 8 अधिकतम कितना हो सकता है 20 हो सकता है। यानी दो को सीधे एक ही दिशा में लग रहे हो तो उसका रिजल्ट अधिकतम आता है और वो सिंपल जोड़ के बराबर होता है। दोनों 180 पे लग रहे हो तो उनका रिजल्ट न्यूनतम आएगा और उनका ठीक अंतर के बराबर होता है, इस तरह से। तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री। अब ये देखा है पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर पी क्यू है, तो पी और क्यू के बीच में कोण है, तो कोण निकालने का तरीका भी यही है एक्चुअली कि पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। हाँ, तो अदिश गुणनफल हो गया, अदिश गुणनफल का मतलब हो गया पी क्यू कॉस थीटा, और ये पी क्यू कॉस थीटा ये है, और ये किसके बराबर बता रखा है पी क्यू के बराबर भी पी क्यू है। पी क्यू काट डालो तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, एक ही था बच के कट गया, एक ही तो बचा, जीरो मत कर देना। तो कॉस थीटा का मान थीटा कितना लिखेंगे, एक आ जाए, तो थीटा बराबर क्या हो गया, अगर ऐसा भी लिखा जाता है कॉस इनवर्स 1, एक तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा आप लिख देते हैं। यहाँ ये है कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, तो थीटा इक्वल टू हाँ कॉस इनवर्स 1 तो लिख ही सकते हैं इसको, लेकिन इसका मतलब है कि हमारे पास थीटा का मान कितना हो कि वो 1 आ जाए, 0, तो कोण का मान 0 है। एक देखो, एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगने पर यह बल की दिशा से 60 डिग्री कोण पर 10 मीटर तक विस्थापित होती है। कोई वस्तु है, अच्छा एक तो कोई इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं, विशेषकर आपको जो है ना धारा वाले चैप्टर हैं या इस तरह के बल वाले चैप्टर होते हैं, इनमें जैसे जैसे कह रहा है वैसे उसका डायग्राम बना लो। अगर आपने किसी क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया तो उस क्वेश्चन का वजन डायग्राम रह जाता है, डायग्राम का मतलब वो बहुत हल्का हो जाएगा। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे बनाते चलो, जैसे कह रहा है कोई वस्तु है, ऐसा वस्तु बना दी, फिर 50 मिनट बल लग रहा है, ये 50 मिनट बल लगा दिया, ये फोर्स हो गया। इससे क्या हो रहा है, लगाने पर ये बल की दिशा से 60 डिग्री कोण पर 10 मीटर चलती है, इससे 60 डिग्री कोण कोई इधर है, ये 60 डिग्री कोण पर, और ये 10 मीटर चल गई, यानी इसका विस्थापन जो है वो कितना है 10 मीटर। तो किया गया कार्य क्या होगा, अब कार्य तो इसका मतलब कार्य के लिए सिंपल सूत्र ध्यान रखना है, हाँ आर एफ कॉस थीटा, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। तो सिंपल से आपको क्या करना, आर दूरी कितनी होगी 10 मीटर, एफ आर भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, एफ 50 मीटर और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा 5, 5 गुणा 50 250 जूल कार्य आ जाएगा। मात्रा का भी ध्यान रखना है, बल कहीं ऐसा नहीं वो जूल की जगह 2 ऑप्शन में अर्ग लिख दे या कुछ मात्रा की उल्टा पुल्टा कर दिया, हम तो संख्या देखते ही टिक कर देते हैं, लेकिन साथ में पीछे वाले मात्रा का भी ध्यान रखना है, हाँ अर्ग तो इसका साथ करना पड़ेगा। फिर देखा है, अब देखो ये लास्ट एक क्वेश्चन अच्छा है, ये सदिश दे रखा है और ये दोस्तों सदिश दे रखा है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये थोड़ा समझने वाली बात है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पहली बात तो है कि अपन सिंपल सा ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन साइन थीटा जब मैं ए बी साइन थीटा लिख दूंगा
तो इनके मध्य और इसके मध्य कोण कितना है वो निकालना बहुत मुश्किल है अभी थोड़ा सा, क्योंकि ये 3 घटक हैं इसके, तो 3 घटकों का कोण निकालना थोड़ा सा कठिन काम होता है, इससे डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए हमको इसका सदिश रूप में ही आंसर चाहिए, फिर इसका परिमाण और निकालेंगे। पहले सदिश रूप में निकाल के और फिर परिमाण इसे निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे। तो पहले इसका एक तरीका और है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो इसके लिए अपन क्या कर लेंगे, इसका रिजल्ट एक इस तरह का वो बनाएंगे, एक फ्रेम आई कैप, फिर एक ब्रैकेट बना लेंगे माइनस जे कैप, फिर ब्रैकेट प्लस के कैप और फिर ब्रैकेट। और उसके लिए क्या करेंगे, दो राशियाँ हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इनको ऐसे लिख के रखेंगे ए जे के। ए वेक्टर के लिए मान यहाँ लिखेंगे, ए का मान कितना है 3, जे का मान 1, के का मान 2, और बी वेक्टर के लिए ये 2 माइनस 2 है, हाँ चिन्ह सहित लेना है। ये अपने इनको ऐसे लिख लिया, जिनको गुणा करना है उनको इस तरह से इनके आई कैप, जे कैप और के कैप घटक को इस तरह से लिख लेंगे और एक ये फ्रेम बना लेंगे, सांचा बना लेंगे। अब हम जब इसका अंदर बढ़ना है संख्या, आई कैप बढ़ना तो आई कैप को ढक लो, इसको ढक लेंगे तो ये वाला हिस्सा बचा, इसको इधर यूँ गुणा करेंगे वज्र गुणा, तो 4 एकम 4, इसको पहले लिखेंगे 4, फिर यहाँ हमेशा माइनस से लगाएंगे और फिर एक गुणा जो लिखा है 2 दूनी 4 और माइनस का और है तो -4 हो जाएगा, -4। ये माइनस तो आएगा, तो सूत्र एक तरह से जिसका लेना है उसको दबा लेंगे। हाँ, जिसका आई कैप का हिस्से का बढ़ना है, आई कैप का ब्रैकेट बढ़ना है तो आई कैप वाले को दबा लो, ढक लो इसको, फिर शेष 2 जो बच गए उनको इधर यूं गुणा करना है पहले, फिर इधर गुणा करना है। इस गुणनफल वाली राशि को पहले लिखेंगे 4 एकम 4, फिर ये माइनस तो लगाना है, फिर इनका गुणनफल जो भी प्लस माइनस आया वो उसको लिखेंगे, तो -4 आया तो फिर -4 फिर लिखा है। यहाँ माइनस ही लगेगा, प्लस माइनस प्लस इस तरह से। फिर जे के वाले के ब्रैकेट को बढ़ना है तो जे के वाले को ढक लेंगे। अब ये दोनों बच गई 3, तो अब इसको गुणा 3 चौक 12, फिर यहाँ माइनस ही लगाएंगे और ये 2 दूनी 4, यहाँ से तक ये 2 दूनी 4। फिर के का लिखना है तो के को ढक लेंगे, तो ये दोनों बची 3 दूनी 6, लेकिन माइनस का है तो 3 दूनी -6, ये माइनस है। फिर यहाँ माइनस ही लगाएंगे और ये गुणनफल बचा 2 एकम 2 इस तरह से। तो ये आ गया 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 4 आई कैप यहाँ लगा लो, चाहे आई कैप इधर लगा लो, फिर -12 - 4 8 जे कैप प्लस -6 - 2 तो माइनस का 8 के कैप। और थोड़ा खुले लिख दी इसको, 4 4 8 आई कैप -8 जे कैप और ये प्लस माइनस -8 के कैप हो गया। ये तो इसका सदिश रूप आया, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का सदिश रूप है। इधर भी वेक्टर लगा रखे हैं, इधर कैप लगा रखे हैं। वो कह रहा था सदिश वेक्टर कर दिया, गुणनफल कर दिया ना, सदिश गुणनफल, उसका परिमाण निकालो। तो अब इसका परिमाण और निकालना है, तो 8 8 8 तीनों का स्क्वायर करके जोड़ के अनरूट कर देंगे। तो सिंपल सा ऐसा भी कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर कॉमन ले लें इसमें से, ऐसा हो सकता है। अंदर ही अंदर 8 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1 + 1 बच जाएगा, तो 3 बच गया अंदर और अंडररूट। तो 8 का स्क्वायर तो उसका अंडररूट 8 ही हो जाएगा और 3 का रूट 3 बच गया। तो ये अच्छा, ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने ऑप्शन पहले देख लिए हैं। वो आंसर किस रूप में पूछ रहा है हमारे ऊपर नहीं, सब्जेक्ट क्वेश्चन हम जो चाहते हैं वो लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव में फर्क ये कि वो जिस रूप में आंसर चाह रहा है वैसा आपको लिखना पड़ेगा। वो उसको पूरा सोल्व करके लिखवा रहा है, हमने पूरा पहले तो उसका स्क्वायर कर लिया, फिर जोड़ लिया 8 × 64 फिर 64 फिर 64 जोड़ लिए, फिर जोड़ के फिर अंडररूट निकालने में लग रहे हैं और पता लगा होता है तो ऑप्शन में आंसर था ही नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन पूरा पढ़ना तब समझा जाएगा जब आपने चौथे ऑप्शन तक पढ़ लिया। ऑप्शन को पहले देख लो किस रूप में आंसर पूछ रहा है, यानी पूर्णतया अंडररूट नहीं करा रहा है, तो फिर आपको मान के चलो कि कोई ना कोई 2 चीज़ का तो सोल्व हो जाएगा और एक को अंडररूट के रूप में रखना है। इस तरह से आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। और देखो अब एक दे रखा है आर कैप, एक सदिश दे रखा है, इस पर कार्य करने वाला एक बल दे रखा है ये, और मूल बिंदु के परितः है आघूर्ण पूछा है। ये पर आघूर्ण के जाए बल आघूर्ण है पूरा शब्द का, यानी कोई वस्तु है जिसे मान लो कोई लोहे का लकड़ी का गुटका है, यहाँ उसका घूर्णन अक्ष है, इस पर इधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, तो जिस अक्ष पे घूमेगा नहीं है, जैसे पेन है इसको अपन यूँ घुमा दें इधर ऊपर की ओर, तो यहाँ कील लगा रखी है तो कील के सापेक्ष ये यूँ घूमेगा, तो कील से और बल कहाँ लगा रहे हैं मान लो घुमाने के लिए इधर की ओर, तो कील यानी इसका अक्ष और बल लग रहा है यहाँ, उसके बीच की ये भुजा आघूर्ण भुजा कहलाती है यहाँ पर। तो ये भुजा आघूर्ण भुजा है, इसका मान है आर वेक्टर, ये जो देखा है, और ये बल लग रहा है इधर की ओर
जिसका मान दे रखा है ये। तो इसके प्रत्यय इस मूल बिंदु यानी घूमने वाले बिंदु के प्रत्यय क्या पूछा है? बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण जो टो है वो एक अक्षीय सदिश है, और अक्षीय सदिश है, लेकिन इसको सूत्र जो होता है आर और एफ में आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर ही लिखना है, इसको एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर नहीं लिखना। हाँ जी, ठीक है, ये संबंध नहीं होता इसमें। सदिश राशियों में ध्यान रखना तक पहले किसको लिखेंगे? दो सदिश राशियों का जब गुणनफल करने से तीसरी राशि में सदिश प्राप्त होती है, तो उसमें यह भी निश्चित होता है कि पहले कौन सी लिखेंगे, दूसरी कौन सी लिखेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आर वेक्टर टो निकालना है तो आर वेक्टर पहले लिखना पड़ेगा, एफ वेक्टर बाद में ही लिखना है, इस तरह से। तो अब अपने को गुणा करना है, फिर तरीका वो हो जाएगा। एक तो ये हो गया आर, तो अपन इसको लिख लें आर कैप और एफ आई जे के। आर के आई जे 3 2 3 3 2 3 और एफ के लिए हो गया आपके पास 2 -3 और 4। इनका गुणा करना है, तो आई कैप ब्रैकेट माइनस जे कैप ब्रैकेट प्लस के कैप ब्रैकेट। अब जो आई कैप भरेंगे इसको, तो आई को ढक करके इन दोनों 4 दूनी 8 माइनस और 3 और -3 -9। फिर जब जे कैप का भरेंगे तो जे कैप ढक लेंगे, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, ये 12 माइनस ये 3 दूनी 6। फिर के कैप का तो के को ढक लेंगे, 3 ये -3 9 हो जाएगा, और ये माइनस और ये 2 दूनी 4। इस तरह से आगे इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो आई कैप में, जे कैप में, के कैप में आ जाएगा। इसका अगर परिणाम पूछेगा तो आप उसको सबको फिर स्क्वायर करके जोड़ के अनडूट कर देंगे। ठीक है, ये तो कर लोगे आगे इसको लिख करके। अच्छा, फिर वापस आप इसका क्या फर्क पड़ा? आर कैप के आर को पहले लिखने का, आर और एफ को पहले लिखने का फर्क पड़ेगा इसकी जब दिशा निकालेंगे। अभी तो अपन क्या है, जैसे आई कैप जे कैप के कैप में लिख रखा है। अगर इस टो की दिशा निकालनी हो तो दाएं हाथ की अंगुलियों को आर कैप से एफ कैप की ओर घुमाना पड़ेगा, तो फिर आराम से ये इसकी दिशा भी आ सकती है। ऐसे तो इसकी दिशा आई जाएगी डायरेक्ट, इससे आई कैप जे कैप के कैप के रूप में आएगी, और लेकिन हाथ से निकालनी है तो आर कैप दाएं हाथ की अंगुलियों को आर कैप की दिशा से, आर वेक्टर की दिशा से एफ वेक्टर की दिशा में घुमाना पड़ेगा, तब दाएं हाथ का अंगूठा टो की दिशा को दिखाएगा। ये तो वो दिशा निकालना और कराएंगे आगे। एक ये बल दे रखा है, दूसरा ये बल दे रखा है, दोनों के अदिश गुणनफल का परिमाण। अदिश गुणनफल बहुत आसान है, F1 वेक्टर डॉट F2 वेक्टर, ये कराना चाह रहा है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, ये तो F1 F2 कोस थीटा करेंगे। लेकिन कोस थीटा तब करें जब दोनों का एक एक दिशा दे रखी हो। इसकी दिशा कोण दे रखा हो आपके, अभी क्या इसके भी 2 घटक दे रखे, इसके भी 2 घटक दे रखे, तो पहले 2 घटकों का एक निकालो, इसके 2 घटकों का एक निकालो, उनके बीच कोण देखो, तब जाके सूत्र अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो अगर डायरेक्ट आपको कोण दे रखा है तब तो, और परिमाण देखा तो ये क्वेश्चन कर लो। अदरवाइज फिर क्या है, इस तरह से अगर 2 2 3 3 घटक दे रखे हैं तो अदिश गुणनफल सिंपल सा, आपको आई घटक को गुणा करना है, जे घटक को गुणा कर देना है, सीधा जो चिन्ह आ रहा है वो लिख देना है। अदिश गुणा सिंपल है, आई वाला घटक गुणा होगा, जे वाला घटक गुणा होगा, और के वाला आपस में गुणा होंगे, और कोई घटक गुणा नहीं होते। तो इस 2 आई को 3 जे से गुणा, ये तो सॉरी जे है, तो आप मान के चलो इधर आई से, तो इधर आई तो है ही नहीं, तो ये तो कुछ होगा नहीं गुणा। इधर के है, इस के को कैसे ही गुणा करना है, तो 5 और गुणा 4 कितना हो जाएगा, 20। और इसका जे था तो इसके लिए जे नहीं है, तो उसका भी कोई गुणा नहीं होगा। जो समान वो हैं दिशा वाले घटक हैं वही गुणा होंगे। आई वाला घटक गुणा होता है, जे वाला गुणा होता है, के वाला गुणा होता है। तो के वाला और के वाला यही गुणा होगा तो 20 आ जाएगा। बाकी वो जब गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाते हैं, इसलिए उनको करते ही नहीं है। मतलब अब इसमें डायरेक्ट का मतलब मैंने क्या कहा ना, घटक भाई से एक तो दे रखा है 2 असली राशियाँ हैं, 3 आई कैप और दूसरी दे रखी है 4 जे कैप। दोनों अगर आई और जे हैं तो वैसे ही गुणनफल 0 हो जाएगा। लेकिन आई और जे के बीच में कितना डिग्री कोण हो गया, 90 डिग्री। तो इसको तो यहाँ भी लिख के देखोगे ना 90 डिग्री तो 0 आएगा। लेकिन मान लो 90 से कम का कोई कोण है तो फिर इस तरह से आपको कोण दे रखा है तो इससे आप कर सकते हो। और आई जे के रूप में दे रखा तो सिंपल सा आई वाले घटक को गुणा करके, जे वाले घटक को गुणा करके और के वाले घटक को गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। इस हिसाब से कह दिया 2 राशियाँ हैं, अभी बताया था अपन ने। जैसे कार्य निकालना था तो कार्य आर एफ कोस थीटा होता है, तो वहाँ आर सदिश राशि है, एफ भी सदिश राशि है, और दोनों में साफ साफ कोण दे रखा था कि 50 न्यूटन का बल लगाया और उसे 60 डिग्री कोण पे वो विस्थापित हो गई। तो बल सदिश राशि थी,
उसका विस्थापन सदिश राशि था, उनका बीच का कोण डायरेक्ट दे रखा था, तब तो हमने डायरेक्ट इस तरह का सूत्र लगा लिया, वो भी अदिश गुणनफल था। लेकिन इसमें भी ये सूत्र लग तो सकता है, लेकिन पहले आपको इसके और इसके मध्य कोण निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके 3 हिस्से दे रखे हैं, एक सदिश के 3 भाग दे रखे हैं, इसके भी 3 भाग दे रखे हैं। तो पहले इन दोनों भागों को मिला करके इसकी एक दिशा निकालनी पड़ेगी, इन दोनों भागों को मिला के इसकी दिशा निकालनी पड़ेगी, फिर इन दोनों दिशाओं के मध्य कोण निकालना पड़ेगा, तभी सूत्र अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये सूत्र लगाना थोड़ा सा आफत भरा है। तो अगर आई जे के के रूप में दे रखे हैं ना, घटक दे रखे हैं, तो सिंपल से क्या करना है, अदिश गुणनफल के लिए आई वाला घटक गुणा कर लो, जे वाला घटक गुणा कर लो और के वाला घटक गुणा कर लो, ये होता है सिंपल तरीका। तो वो अपन ने कर लिया, तो आंसर इतना 20 है। हाँ, वो एक्स वाई लिख लो इस तरह से। हाँ, अगर सदिश में मान लो आपको साफ साफ कोण दे रखा है, अभी से आर एफ साइन थीटा, तो आर का मान दे दिया, एफ का मान दे दिया और सीधा सीधा कोण दे दिया, तो आर एफ साइन थीटा से हो जाएगा और उसका आगे दिशा लिखनी है बस। लेकिन उसमें भी क्या कर रखा है, कोण नहीं दे रखा, आई कैप जे कैप के कैप दे रखा है, तो वो जो तरीका बताया अभी उससे करना है। ये है, ये पकड़। अब ये कॉन्सेप्ट होते हैं कि हमको कैसा क्वेश्चन आ गया तो क्या अप्लाई करना है, इस पर पकड़ से ही आंसर आता है, बस और कुछ नहीं। अब देखो, ये 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होंगे, जबकि लंबवत होंगे तो उनके लिए कुछ जीरो दे रखे हैं, कुछ यानी ऑप्शन को देखो आप, यहाँ दोनों का जोड़ को जीरो कर रखा है। 2 चीज़ लंबवत ये है, तो इनका जो योग आएगा ना, वो कभी भी बीच में आएगा, इनके जीरो नहीं आएगा। इनका अंतर भी करोगे तो वो जीरो नहीं आएगा। अंतर जीरो तभी हो सकता है जब 180 डिग्री हो, परिमाण बराबर इस तरह से। और क्रॉस प्रोडक्ट भी इनका जीरो नहीं आएगा, क्योंकि लंबवत का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मतलब हो गया ए बी साइन थीटा। अब लंबवत बोल रहा है दोनों को, तो थीटा का मान कितना हो गया 90, तो इसका मतलब साइन 90, साइन 90 का मान जीरो होता नहीं है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये आंसर हो गया ए बी। अगर ये देखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका मतलब हो गया ए बी कॉस थीटा, इसका हल क्या हुआ ए बी कॉस थीटा, और वो कह रहा था लंबवत है, तो ए बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का मान जीरो होता है, तो ए बी गुणा जीरो बराबर जीरो। तो 2 सदिश राशियाँ हैं और एक दूसरे के लंबवत हैं, तो उनके अदिश गुणनफल का रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। सदिश गुणनफल का रिजल्ट जीरो नहीं आएगा, उनके योग का घटक जीरो नहीं आएगा, आंसर जीरो नहीं आएगा, और उनके अंतर का भी आंसर जीरो नहीं आएगा। ठीक है, लंबवत हो तो इसका भी आंसर वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका भी आंसर वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो जीरो नहीं आएगा। मतलब ये है एक वस्तु पर कार्य करने वाला बल ये दे रखा है, और वस्तु में विस्थापन देखो ये है, तो बल द्वारा किया गया कार्य बताओ। अब देखो वो चीज़ आ गया, डब्लू बराबर क्या होता है, एफ आर या आर एफ कोस थीटा। अभी अपने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था, वहाँ सीधे सीधा आपको आर का मान दे रखा था, 10 मीटर विस्थापन दिया था, और बल का मान दे रखा था, लेकिन वहाँ आर और बल का मान इस रूप में के कैप आई कैप इनके फॉर्म में नहीं दे रखा था, उसके टुकड़ों में नहीं दे रखा था, सीधे सीधा बल का मान और विस्थापन का मान और सीधा कोण दे रखा था, तो हमने इस सूत्र से कर दिया था इसको। लेकिन यहाँ पर ये सूत्र लगाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमको पहले एफ और आर के मध्य कोण नहीं पता है, क्योंकि इसे टुकड़े में दे रखा है ये, तो फिर हमको लेकिन ये पता है कि डब्लू बराबर आर वेक्टर डॉट एफ वेक्टर होता है, इससे तो ये आया है। यानी हमको आर का और एफ का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट करने वाला कौन कौन से घटक को गुणा करना है, आई को, जे को और के को। तो इसका आई और इसका आई, तो 5 गुणा 6 30, फिर 6 और -5, सॉरी इसमें जे तो है ही नहीं, तो जे नहीं आएगा। के कितना है, 4 के और -5 के, तो 5 होगा 20, और वो माइनस का 20 है, तो 30 - 20 कितना हो गया 10। इकाई का मतलब जो भी आप यूनिट ले लो, चाहे जूल ले लो, अर्ग ले लो, तो यहाँ इकाई का मतलब ये है कि मात्रक कोई सा भी इसका हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका भी जो मात्रक होगा और जो इसका मात्रक, जिन पद्धतियों में इसका मात्रक होगा उसी पद्धति में इसका मात्रक आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ रहे इकाई कहने का मतलब। तो इसका लेकिन आंसर 10 है, समझ रहे हैं। तो पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी कार्य का था, उसमें बल और विस्थापन दिया हुआ था, लेकिन वहाँ बल की एक डायरेक्शन देखी, एक सीधा सा, और विस्थापन की एक निश्चित दिशा दे रखी थी, और उनके बीच कोण दे रखा था। तो हमारे लिए ये सूत्र अप्लाई करना आसान था। यहाँ बल और विस्थापन को इसने टुकड़ों में तोड़ के दिया है कि जो मेन दिशा उसकी है उसका एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स का घटक दे दिया, तो उस केस में फिर आपको डॉट प्रोडक्ट करना इस तरह से आसान रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है। ये ऐसे ये देखा है, आर दे रखा है और बल दे रखा है, और उसका क्या पूछा है, आघूर्ण, ये वही बल आघूर्ण एक्चुअली।
तो बला गुण वही टो, टो बराबर, अब यहाँ पर जब सदिश राशि, टो खुद एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि के लिए आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर तो करना ही है, लेकिन आर को ही पहले लिखना, ये भी ध्यान रखना है। बल में तो आर एफ लिख दो या एफ आर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो सही जब कार्य निकाल रहे हैं तो कार्य आर गुणा एफ ही होता है, लेकिन वहाँ आर गुणा एफ की बजाय एफ गुणा आर कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कार्य खुद सदिश राशि है। यहाँ पर टो सदिश राशि है तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर ही करना है। इसलिए जब हम इस तरह यूँ लिखेंगे ना, आई कैप वाला घटक, जे कैप वाला घटक और क्या, अब इसका सोल्यूशन वैसे तो क्या हो सकता है, आर एफ साइन थीटा, आगे एन कैप लिखते हैं, लेकिन ये तब लगाएं जब हमको आर और एफ के बीच में डायरेक्ट कोण दे रखा हो। अब यहाँ भी आर और एफ के मध्य डायरेक्ट कोण नहीं दे रखा, उसके घटक दे रखे हैं, तो इस तरह से करने के बजाय इसको ऐसे करेंगे। लेकिन इसमें अब पहले किसको लिखेंगे, आर कैप को, और बाद में किसको लिखेंगे, एफ को। ये आर के मान लिख देंगे 7 3 1, 7 3 1, एफ के मान लिख देंगे -3 1 और 5, -3 1 और 5। ये लिखने के बाद फिर अपन वो फ्रेम बनाएंगे, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आई का गुणा करेंगे तो आई को ढक लेंगे, तो इनको गुणा 3 5 15 -1, फिर माइनस इसको ढक लेंगे जे वाले को, 7 5 35 माइनस, और ये -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, और के कैप को ढक लेंगे, 7 एकम 7 माइनस माइनस के माइनस तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कोई सा टिक कर सकते हैं। अगला, अब ये ओमेगा दे रखा है और आर दे रखा है, तो उसका रेखीय वेग पूछा है। ध्यान रखें, रेखीय वेग वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। ये भी सदिश राशि है, दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल ये है कि यहाँ पर ओमेगा पहले आता है, ये ध्यान रखना, आर बाद में आता है। अभी अपने क्या लिखा था, टो वेक्टर में आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, यहाँ आर पहले आता है सदिश, और वेग जब निकालेंगे तो आर इसमें बाद में आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। तो जब इसका सदिश गुणनफल करेंगे वही, तो या तो अपन क्या लिखेंगे, ओमेगा आर साइन थीटा, लेकिन ये वाला सूत्र बताओ यहाँ पर लगाना सही है कि नहीं है, नहीं है, सूत्र तो सही है, लेकिन हमारे पास इसको कठिन तरीका है ये लिखने का। घटक दे रखे हैं, मान नहीं दे रखा, कोण नहीं दे रखा डायरेक्ट, तो हमको इतना कोण निकालने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसके बाद सीधा अपन क्या करेंगे, वो आई कैप जे कैप लिख करके फ्रेम बना करके कर लेंगे। कर लोगे इसको, और देखो, दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल। अब यहाँ पर सीधा सा कोण दे रखा है, अब परस्पर लंबवत हो गया ना, यानी एक सदिश इधर है, एक सदिश इधर है, मान लो F1 मान लो और F2 मान लो, लंबवत का मतलब 90 डिग्री हो गया, और फिर उनका करा रहा अदिश गुणनफल। तो दो है F1 F2 का अदिश गुणनफल, यानी F1 वेक्टर डॉट F2 वेक्टर, ये अदिश गुणनफल करना है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर सीधा सीधा कोण दे रखा है तो F1 F2 cos थीटा, क्योंकि कोण दे रखा है हमें, लंबवत बता रखा है, तो लंबवत का मतलब F1 F2 और cos 90 वाली 0, तो पूरा ही प्रोग्राम क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। पढ़ते पढ़ते ये तो चीज़ें याद ही जाती हैं, सीधे ही टिक कर सकते हैं इनको, लेकिन थोड़ा सा सोच जरूर है एग्जाम में, कई बार क्या बहुत जल्दी होती है, और अपन कई बार ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं एग्जाम में, अरे हाँ ये आएगा, देखा टिक करा, थोड़ा सोच लेना चाहिए। अब ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान क्या होगा यहाँ पर, मतलब ये बताना चाह रहा, इससे अपन क्या निकालेंगे, हमें ए और बी का योग का परिणामी चाहिए। तो योग का परिणामी जो होता है वो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होता है और अंडर होता है। ये पूछना चाह रहा हमसे, तो मैंने पहले भी कहा कि आप थोड़ा सा क्या करो, जो पूछा उस पर गौर करो। हमें पूछा ये तो हमें ये सूत्र लगाना है, और इसमें आपको थीटा की जरूरत है। अब थीटा यहाँ से, अब थीटा कैसे लाएं, दिया नहीं है, तो इस पट्टे ने घुमा फिरा के फिर इस तरह से दिया है। यहाँ ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब AB साइन थीटा, उसका परिमाण का मतलब, वैसे तो अगर अपन देखो ऐसे लिखते ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परिमाण नहीं लिखा होता, तो AB साइन थीटा, साथ में इसकी दिशा और चिपकी होती है, ये तो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तब तो ये होता है। इसका परिमाण लगा दूँ मैं, तो परिमाण तो इतना हिस्सा है, फिर दिशा को उड़ा देंगे इस तरह से। ये अगर ये डंडे नहीं लगाऊंगा ना, तो एन कैप रहेगा, मतलब दिशा साथ रहेगी, और अगर ये डंडे लगा दिए, मतलब इसका केवल मान चाहिए मुझे परिमाण, तो वो इतना सा हिस्सा आएगा AB साइन थीटा, यानी ये हिस्सा जो है इसका मान AB साइन थीटा है, बराबर ये है √3, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये क्या होता है, AB cos थीटा, AB से AB काट डालो, साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, तो साइन कोस को भाग दे दो नीचे, साइन थीटा और कोस थीटा को नीचे लिया इधर, बराबर आ गया √3। साइन थीटा बराबर कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा,
tan थीटा का मान √3 कब आता है? जब इनके मध्य कोण tan थीटा का मान √3 आता है 60 डिग्री के लिए, ठीक है। यानी हमको कोण पता लग गया, इसका मतलब थीटा कितना है? 60 डिग्री। अब आप ये जो सूत्र है हमारा जोड़ वाला, इसमें 60 कोण का मान क्या लिख दो? 60 डिग्री। तो a² + b² + 2ab cos 60, cos 60 का मान क्या होता है? 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो a² + b² + 1ab और इसका अंडर रूट, तो इसका ऑप्शन ये a² + b² + 1ab और इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपना, यदि एक सदिश a वेक्टर एक अन्य सदिश b के समानांतर है तो सदिश a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का परिणामी क्या होगा? a और b दोनों क्या हैं? समांतर। a जिधर है उधर ही b है, रेल की पटरियों की तरह समांतर है। तो समांतर होने का मतलब मध्य कोण कितना हो गया? 0 हो गया। अब जिनके मध्य कोण 0 उनका सदिश a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, a क्रॉस b वेक्टर क्या होता है? ab sin थीटा। उसका परिणामी पूछ रहा है, तो परिणामी मतलब ये ab sin थीटा इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका sin 0 का मान कितना? 0। तो आंसर पूरा क्या आ गया? 0। लेकिन यहाँ पर परिणामी, परिमाण नहीं पूछा है, परिणामी। तो परिणामी का मतलब साथ में कोई ना कोई दिशा भी है, तो शून्य सदिश इसका आंसर आएगा, न कि शून्य। इसका परिमाण तो कितना है? 0, लेकिन परिणामी कितना है? शून्य सदिश। इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ये अपना सॉल्यूशन था, समझ में आया होगा। चैप्टर पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को फिर रिवाइज करेंगे तो बहुत सा समझ आ जाएगा। और ये थोड़ा सा अपने से ब्रीफ हो गए काम हो गया, ठीक है। चलो थैंक यू आज के लिए। कितने लेवल तक जाएंगे सर? क्वेश्चन तो इसी तरह का आएगा, बस हम थोड़ा सा क्या डिटेल में